नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल इंडियन कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस 2014 से लेकर के 2025 तक का ये सारा सवाल को। ठीक है, तो मेरे भाई आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 4 ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों मेरे भाई? क्योंकि हम लोग यहाँ पे कंप्लीट चैप्टर नंबर 2 के अंदर से जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2014 से लेकर के 2025 तक का वो सारे सवाल को हम लोग कंप्लीट तरीके से यहाँ पे करने वाले हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो 5 नंबर में पूछे गए हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर से वो सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग लेक्चर नंबर 4 के अंदर कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर नंबर 4, जहां पे हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं 2014 से लेकर के 2025 तक का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है चैप्टर नंबर 2 के अंदर से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। इसके बाद अगला लेक्चर लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 3 का, इसी तरीके से चैप्टर नंबर 4 का, 5 का, 6 का, ऐसा ही लगातार वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो जो वीडियो में नए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि एग्जाम तक आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते चल जाए। ठीक है, एग्जाम के 2 दिन पहले मैं लाइव क्लास चलाऊंगा और लाइव क्लास में केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही करवाऊंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो मेरे भाई सबसे पहले आपके सामने चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है मेरे भाई? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग 2014 से लेकर के 2025 तक का जितना भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा गया है वो सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट तरीके से यहाँ पे करने वाले हैं। जिसमें से सबसे पहला नंबर सवाल आपके सामने है और ये जो सवाल है मेरे भाई, ये सवाल पूछा हुआ है जैक बोर्ड 2024 में। ठीक है, जैक बोर्ड 2024 में पूछा गया सवाल है। ये देखने में आपको बहुत ही ज्यादा कठिन लग रहा होगा, बहुत ही आपको ये कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, जटिल लग रहा होगा, बट ये जितना जटिल आपको दिख रहा है, जितना कठिन आपको दिखाई पड़ रहा है उतना कठिन है नहीं, बस इसमें थोड़ा आपको समझने का फेरा है। अगर आप ये वाले क्वेश्चंस को अगर आप एक बार समझ लेते हैं तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, ये सारे क्वेश्चंस को आप बना लीजिएगा। तो मेरे भाई आज हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे को यहाँ पे इस क्वेश्चंस में डाउट रहता है, तो उसी क्वेश्चंस को लेकर के आ चुके हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, जो कि ये 5 मार्क्स में होने वाला है। और ये 5 मार्क्स कैसे आपको लाना है, किस तरीके से लाना है प्रोग्राम बना करके, वो सारे चीजों को हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देरी के इस वीडियो को। तो मेरे भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है define a class a student with the following specification। ठीक है, ये सवाल पूछा हुआ है जैक बोर्ड 2024 में। इस तरीके का जितना भी क्वेश्चन आएगा आप सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा, बस इस क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए। ठीक ना, कहता है पहले कि डिफाइन अ क्लास अ स्टूडेंट, क्लास नाम करके क्लास एक बनाना है आपको, एक क्लास डिफाइन करना है जिसका नाम क्या होगा? स्टूडेंट होगा। विथ द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन, जिसमें निम्नलिखित प्रकार के विवरण दिए हुए हैं, अलग अलग प्रकार के विवरण हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसी विवरण को देखते हुए आपको एक क्लास बनाना है और वो क्लास का नाम क्या होगा? स्टूडेंट होगा। यानी आसान भाषा में समझिएगा तो आपको एक क्लास का प्रोग्राम बनाना है, जो क्लास का नाम होगा स्टूडेंट, और स्टूडेंट नाम करके जो क्लास होगा उसके अंदर निम्नलिखित प्रकार के स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं, यानी निम्नलिखित प्रकार के विवरण दिए हुए हैं। ये सारे विवरण को देखते हुए आपको एक क्लास का प्रोग्राम बनाना है जिसका नाम होगा स्टूडेंट। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। आगे यहाँ पर आप देखिएगा तो इसमें लिखा हुआ है प्राइवेट मेंबर्स के अंदर रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स 4 सब्जेक्ट का, और आगे इधर परसेंटेज, यानी रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स और परसेंटेज, ये सारे अलग अलग प्रकार के विवरण हैं जो कि प्राइवेट मेंबर्स के अंदर होंगे, जो कि रोल नंबर इंटीजर होगा,
नेम आपका 20 कैरेक्टर्स का होगा, 20 अक्षर का होगा, क्लास आपका 8 कैरेक्टर का होगा, और ये जो मार्क्स होगा 4 सब्जेक्ट का ये इंटीजर होगा, और परसेंटेज जो आप निकालोगे वो कैसा होगा, फ्लॉट होगा। ठीक है ना। आगे मेरे भाई पब्लिक मेंबर्स के अंदर आपको 3 अलग अलग प्रकार के फंक्शंस बनाने हैं, जिसमें सबसे पहला फंक्शन का नाम है रीड डेटा, जिसमें कह रहा है कि अ फंक्शन दैट रीड्स रोल नंबर, नेम, क्लास एंड मार्क्स ऑफ 4 सब्जेक्ट ऑफ अ स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट का 4 सब्जेक्ट का मार्क्स आपको क्या करना है, रीड कराना है, क्लास रीड कराना है, नेम रीड कराना है, रोल नंबर रीड कराना है। रीड कराने का मतलब यहाँ पे क्या है, एक्सेप्ट करवाना है, लेना है, जिसको हम लोग यूजर इनपुट करते हैं, यूजर इनपुट कहते हैं। और यूजर इनपुट का मतलब यहाँ पे ये है कि मेरे भाई हम लोग ये सारी चीजों को सियाट और सील के मदद से इनपुट करवाएंगे, यानी कि लेंगे सारी चीजों को। ये सारा चीज आपको रीड डेटा के फंक्शंस के मदद का यूज करके करना है। ठीक है, अब सुनिए आगे। अगला कैलकुलेट नाम करके एक और फंक्शन बनाना है, जिसमें लिखा हुआ है अ फंक्शन दैट कैलकुलेट ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स, यानी जो मार्क्स आपका आएगा लेने के बाद, यूजर के द्वारा इनपुट करने के बाद जो मार्क्स आपका आएगा, वो मार्क्स का क्या करना है, आपको परसेंटेज निकालना है। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई यहाँ पे। आगे क्या कहता है, डिस्प्ले। डिस्प्ले नाम करके एक फंक्शन है, जिसमें आपको क्या कह रहा है कि यह फंक्शन दैट प्रिंट द कंटेंट ऑफ ऑल डेटा मेंबर्स। डिस्प्ले फंक्शन में क्या करना है आपको, जितने भी प्रकार के आप अलग अलग प्रकार के जो आप कंटेंट्स यहाँ पे यूज करेंगे, वो सारे कंटेंट को आपको क्या करना है, प्रिंट आउट करवाना है। ठीक है, यानी डिस्प्ले फंक्शन का यूज करके जितने भी प्रकार के आप कैलकुलेशन करोगे प्रोग्राम के अंदर, वो सारे कैलकुलेशन करने के बाद उसको रिजल्ट को प्रिंट करवाना है। क्लियर मेरा भाई। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। मैंने यहाँ पे आपके लिए थोड़ा हिंदी में लिख दिया है, और हिंदी में इसलिए लिख दिया ताकि आपको एक क्वेश्चन को समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए। तो मेरे भाई आप यहाँ देख सकते हैं, आपके सामने यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है डिफाइन अ क्लास अ स्टूडेंट विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। ये सवाल पूछा हुआ है जैक बोर्ड 2024 में। ठीक है ना। यहाँ पे वही प्राइवेट मेंबर के अंदर रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स 4 सब्जेक्ट का, और इधर परसेंटेज जो कि रोल नंबर इंटीजर होगा, नेम आपका 20 कैरेक्टर का होगा, क्लास जो होगा वो 8 कैरेक्टर का होगा, 4 सब्जेक्ट का जो मार्क्स होगा इंटीजर होगा, परसेंटेज जो निकलेगा वो फ्लोट होगा। उसके बाद पब्लिक मेंबर्स के अंदर रीड डेटा, कैलकुलेट और इधर डिस्प्ले, ये 3 अलग अलग प्रकार के फंक्शंस बनाए हुए हैं। जहां पे रीड डेटा के अंदर कह रहा है कि अ फंक्शन दैट रीड्स रोल नंबर, नेम, क्लास एंड मार्क्स ऑफ 4 सब्जेक्ट ऑफ अ स्टूडेंट। ठीक ना। आगे क्या कह रहा है कैलकुलेट में कि अ फंक्शन दैट कैलकुलेट ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स, और डिस्प्ले के अंदर क्या कह रहा है, अ फंक्शन दैट प्रिंट द कंटेंट ऑफ ऑल डेटा मेंबर्स, और नोट में लिखा हुआ राइट कंप्लीट प्रोग्राम। इस वाले क्वेश्चंस को मैं 4 पार्ट में तोड़ दिया है। पहला पार्ट यहाँ, दूसरा पार्ट यहाँ, तीसरा पार्ट यहाँ और चौथा पार्ट यहाँ। यानी कि ये वाला पार्ट को पहला पार्ट बोल दिया मैंने, ये वाला पार्ट को दूसरा पार्ट बोल दिया, ये वाला पार्ट को तीसरा पार्ट बोल दिया, और ये वाला पार्ट को चौथा पार्ट बोल दिया। ठीक है, आइए समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले ऊपर में लिखा होता है डिफाइन अ क्लास स्टूडेंट। यहाँ देखिए डिफाइन अ क्लास स्टूडेंट का मतलब है आपको स्टूडेंट नाम की एक क्लास बनानी है। मतलब क्या कि इस वाले लाइन का मतलब क्या है कि आपको एक क्लास बनाना है स्टूडेंट नाम करके। ठीक है, स्टूडेंट नाम करके आपको क्या करना है, क्लास बनाना है। ठीक है, वही इसका मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है डिफाइन अ क्लास स्टूडेंट का मतलब आपको स्टूडेंट नाम की एक क्लास बनानी है। यानी कि एक आपको क्लास बनाना है प्रोग्राम के अंदर, जिसका नाम क्या होगा, स्टूडेंट होगा। ठीक ना। आगे दूसरा नंबर में ये वाली चीज को मैंने समझाया है।
लिखा हुआ प्राइवेट मेंबर, प्राइवेट मेंबर्स, प्राइवेट डेटा मेंबर्स, ये वे वेरिएबल हैं जो क्लास के अंदर होंगे और डायरेक्टली बाहर से एक्सेस नहीं होंगे। मतलब आसान भाषा में समझिए कि प्राइवेट मेंबर्स के अंदर, प्राइवेट मेंबर्स के अंदर जितने भी चीजें लिखे हुए हैं ये सभी वेरिएबल होंगे, ये सभी वेरिएबल होंगे जो क्लास के अंदर लिखे जाएंगे और बाहर से डायरेक्टली एक्सेस नहीं होंगे। आसान भाषा में समझिए तो रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स और इधर परसेंटेज, ये सभी अलग अलग प्रकार का वेरिएबल होगा और ये वेरिएबल जो होगा बाबू क्लास के अंदर होगा, जो बाहर से एक्सेस नहीं किया जाएगा। यहां पर देख लीजिए नीचे लिखा हुआ है रोल नंबर, छात्र का रोल नंबर होगा जो इंटीजर होगा। नेम जो बाबू वो छात्र का नाम होगा जो 20 कैरेक्टर तक का होगा। अगला क्लास होगा जो बाबू छात्र की कक्षा लिखा जाएगा उसके अंदर, जहां पे वो 8 कैरेक्टर तक का होगा, 8 अक्षर तक का होगा, ठीक है। अगला यहां पे लिखा हुआ मार्क्स फॉर, 4 सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे जो कैसे होंगे, इंटीजर जो एरे के अंदर लिखे जाएंगे। आगे हम लोग प्रोग्रामिंग इसको समझेंगे। और आगे नीचे लास्ट है परसेंटेज, जो कुल प्रतिशत होगा जो कि फ्लोट में निकलेगा। आसान भाषा में समझिए कि यानी आपको यहां पे टोटल 5 अलग अलग प्रकार के वेरिएबल्स बनाने हैं प्राइवेट मेंबर्स के अंदर, जहां पे रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स और परसेंटेज ये अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप के होंगे, जिसमें से पहला जो रोल नंबर आप लिखेंगे वो इंटीजर होगा और जो आप नेम लिखेंगे वो कैरेक्टर होगा, जिसके अंदर आपको 20 कैरेक्टर तक का कैपेसिटी होना चाहिए। अगला मेरे भाई क्लास होगा जिसके अंदर 8 कैरेक्टर का कैपेसिटी होगा, 8 अक्षर का कैपेसिटी होना चाहिए और ये कैरेक्टर के अंदर लिखा जाएगा क्योंकि ये अक्षर इसके अंदर आएगा। उसके बाद मार्क्स जो लेंगे आप वो इंटीजर होगा, बिना पॉइंट वाला संख्या, और परसेंटेज जो आप लेंगे वो कैसा होगा, फ्लोट होगा। तो आप ये 2 चीजें समझ गए होंगे। पहला आप क्या समझे कि आपको एक क्लास बनाना है जिसका नाम क्या होगा, स्टूडेंट होगा, ठीक है। उसके बाद उस क्लास के अंदर आपको क्या करना है कि आपको अलग अलग प्रकार के वेरिएबल बनाना है, रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स और परसेंटेज, जो अलग अलग डेटा टाइप के होंगे। इंटीजर होगा, कैरेक्टर होगा, ये मार्क्स इंटीजर होगा और ये परसेंटेज आपको फ्लोट होगा। ये दोनों चीज समझ गए। तीसरा चीज मैंने ये पब्लिक वाले चीज को समझाने का प्रयास किया है, यानी पब्लिक मेंबर को समझाने का प्रयास किया है। तीसरा में देखिए पब्लिक मेंबर्स, मेंबर फंक्शंस होंगे, ये मेंबर फंक्शंस होंगे, ये वे फंक्शंस हैं जो बाहर से कॉल किए जा सकते हैं। मतलब कि यहां पर समझिएगा तो रीड डेटा, कैलकुलेट और डिस्प्ले, ये 3 अलग अलग प्रकार के फंक्शंस लिखे जाएंगे प्रोग्राम के अंदर। ये फंक्शंस लिखे जाएंगे और ये वे फंक्शंस हैं जो बाहर से कॉल किए जा सकते हैं। इसको हम बाहर से कॉल कर सकते हैं, अंदर हम इसका काम नहीं कर सकते, केवल बाहर से कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें से सबसे पहला हम लोग यूज करेंगे रीड डेटा, दूसरा यूज करेंगे कैलकुलेट डेटा और तीसरा यूज करेंगे हम लोग डिस्प्ले डेटा। अब यहां पे कह रहा है कि इस फंक्शन का काम क्या है। मेरे भाई रीड डेटा जो आप फंक्शन बनाओगे प्रोग्राम के अंदर, इसका काम क्या है, नीचे लिखा हुआ है। देखिए मेरे भाई यहां पे लिखा हुआ है रोल नंबर पढ़ना, नेम पढ़ना, क्लास पढ़ना, 4 सब्जेक्ट का मार्क्स पढ़ना, यानी क्या बाबू, इनपुट लेना। मतलब कि रीड डेटा का आप यूज करके, ये रीड डेटा का यूज करके, रीड डेटा फंक्शन का यूज करके आप यहाँ पे रोल नंबर, नेम, क्लास और 4 सब्जेक्ट का जो मार्क्स होगा वो सारे चीजों को क्या करोगे, रीड करवाओगे, यानी कि क्या करवाओगे, उसको इनपुट करवाओगे यूजर के द्वारा, ठीक है। आसान भाषा में समझिएगा तो रीड डेटा जो फंक्शन बनाया हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे रोल नंबर, नेम, क्लास और 4 सब्जेक्ट का आपको मार्क्स लेना पड़ेगा यूजर के द्वारा, ठीक है। आगे मेरे भाई यहाँ पे कैलकुलेट नाम करके एक और फंक्शन है, बोलता है इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है इस फंक्शन का काम है 4 सब्जेक्ट के मार्क्स का टोटल निकालना, फिर परसेंटेज कैलकुलेट करना। यानी कि यहां पर आप जो रोल नंबर, नेम, क्लास और सब्जेक्ट का जो अलग अलग मार्क्स लेंगे वो सारे चीजों को यहां पे आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। जैसे आप रोल नंबर लेंगे
नेम लेंगे, क्लास लेंगे, तो यहाँ पे वो जो 4 सब्जेक्ट का मार्क्स लेंगे, वो 4 सब्जेक्ट का मार्क्स लेने के बाद उसका टोटल करना है, और टोटल करने के बाद आपको उसका परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। ये कहां पर होगा? कैलकुलेट फंक्शन के अंदर, ठीक ना। और आगे मेरे भाई यहाँ पे एक और डिस्प्ले नाम करके फंक्शन है, और डिस्प्ले का क्या कहना है नीचे देखिए लिखा हुआ है। इस फंक्शन का काम है रोल नंबर प्रिंट कराना, नेम प्रिंट कराना, क्लास प्रिंट कराना, मार्क्स प्रिंट कराना और परसेंटेज प्रिंट कराना, और यहां पर लिखा है यानी आउटपुट दिखाना। मतलब कि डिस्प्ले जो फंक्शन आप बनाओगे उसमें आपको रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स और परसेंटेज को क्या करना है? आउटपुट के रूप में दिखाना है। बात समझ में आ गई मेरा भाई? और नीचे 4 में मैंने जो लिखा है वो लिखा है मैंने कंप्लीट राइट अ कंप्लीट प्रोग्राम, यानी कि यहां पे आपको एक इसका पूरा कंप्लीट प्रोग्राम लिख देना है, ठीक है। तो सुनिए जरा ध्यान से मेरे भाई, सबसे पहले आप पहला ये जो ब्लॉक यहाँ पे मैंने बनाया है पहला वाला, इस ब्लॉक में क्या करना है आपको? क्लास नाम करके एक प्रोग्राम बनाना है जिसका नाम क्या होगा? स्टूडेंट होगा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा वाला जो ब्लॉक मैंने बनाया था, इस ब्लॉक में क्या होगा कि अलग अलग प्रकार के आपको डेटा टाइप्स के अलग अलग प्रकार के आपको वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जिसमें रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स और परसेंटेज होगा, जो अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप्स के होंगे। कोई इंटीजर होंगे, तो कोई कैरेक्टर होंगे, कोई फ्लोट होंगे, ठीक है ना। अब ये वाला जो ब्लॉक बनाया था मैंने 3 नंबर ब्लॉक, ये 3 नंबर ब्लॉक के अंदर क्या होगा कि आपको रीड डेटा का यूज करके, रीड डेटा फंक्शन का यूज करके सारे चीजों को इनपुट करवाना यानी लेना है, ठीक है। जिसमें से रोल नंबर, नेम, क्लास और 4 सब्जेक्ट का मार्क्स लेना है, ठीक ना। और नीचे यहां पर जो कैलकुलेट नाम करके जो फंक्शन बनाया हुआ है, इसमें 4 सब्जेक्ट का जो मार्क्स लोगे वो सारे सब्जेक्ट का मार्क्स को यहाँ पे आपको क्या करना है? टोटल, और टोटल करने के बाद उसका परसेंटेज को भी कैलकुलेट करना। ये सारा काम कहाँ होगा? कैलकुलेट के अंदर। और ये सारा काम करने के बाद डिस्प्ले के अंदर जाकर के आपको क्या करना है? उसको डिस्प्ले कराना है, और डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग डिस्प्ले फंक्शंस का यूज करेंगे, ठीक ना। और नीचे यहाँ पे 4 का जो ब्लॉक बनाया था, इसमें लिखा हुआ राइट अ कंप्लीट प्रोग्राम, यानी आपको यहाँ पे पूरा कंप्लीट इस तरीके से प्रोग्राम बनाना है। यानी क्लास नाम करके आपको एक बनाना है प्रोग्राम जिसका नाम होगा स्टूडेंट, और इसके अंदर अलग अलग प्रकार के वेरिएबल्स लिए जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद तीसरा में एक में उसको इनपुट करवाया जाएगा रीड डेटा का यूज करके, कैलकुलेट का यूज करके कैलकुलेट किया जाएगा, डिस्प्ले का यूज करके उसको प्रिंट आउट किया जाएगा, और यहाँ पे चौथा नंबर में उसका कंप्लीट प्रोग्राम बनाना है। अब ये प्रोग्राम कहाँ बना हुआ है मेरे भाई? यहाँ पे बना हुआ है, देखिए ध्यान से। यहाँ पे एक पूरा कंप्लीट प्रोग्राम हम बना दिए हैं। यही प्रोग्राम आप बनाइएगा, इसी तरीके का बनाइएगा प्रोग्राम, तो आपका वो क्वेश्चंस का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, और सॉल्यूशन मिलने के साथ आपको 5 नंबर भी मिल जाएगा, ठीक है। अभी तो हम लोग जितनी भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़े हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन का, जो कि मैंने अभी आपको एक एक करके तोड़ तोड़ के समझा दिया, ठीक है। बट अब इस क्वेश्चन का प्रोग्राम बनाना है बाबू, इस क्वेश्चन का प्रोग्राम बनाना है, और पहले उस प्रोग्राम को बनाने के बाद उसको समझना भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? इसका प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा? प्रोग्राम को बनाने के लिए किस तरीके से प्रोग्राम बनेगा, किस तरीके से इसको हम बनाएंगे, आपके स्क्रीन पर यहाँ बना दिख रहा होगा, बना बनाया दिख रहा होगा यहाँ पे आपको। बट इस प्रोग्राम को आपको समझना भी होगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप प्रोग्राम को नहीं समझते हैं तो भैया क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। क्वेश्चन तो समझ गए हैं कि आपको एक स्टूडेंट नाम करके क्लास बनाना है, जिसके अंदर प्राइवेट डेटा मेंबर्स के अंदर अलग अलग प्रकार के वेरिएबल्स बनाने हैं, और वो वेरिएबल बनाने के बाद उसके अंदर अलग अलग प्रकार के वैल्यूज को एक्सेप्ट करवाना है रीड डेटा का यूज करके, और कैलकुलेट का यूज करके उसको कैलकुलेट करना है, जोड़ घटाव करना है सब्जेक्ट को, और उसके बाद लास्ट में क्या करना है? आपको प्रिंट करना है, और उसका एक कंप्लीट प्रोग्राम बनाना है। तो यहाँ आपके सामने यहाँ पे प्रोग्राम बना करके रखा हुआ है, ठीक है। अब इसको समझना है मेरे भाई। चलिए आइए समझते हैं इस चीजों को मेरे भाई। जब भी हम लोग C++ का प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग C++ का प्रोग्राम लिखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हेडर फाइल को, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? हेडर फाइल, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो सुनिए, सबसे पहले यहाँ पे मैंने 3 हेडर फाइल लिखा है। पहला का नाम है h include iostream.h,
पहला जो हेडर फाइल है इसका नाम है हैच इंक्लूड iostream.h, ठीक है। और दूसरा जो हेडर फाइल है इसका नाम है हैच इंक्लूड conio.h और अगला हेडर फाइल है इसका नाम है हैच इंक्लूड stream.h। हैच इंक्लूड iostream.h मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि प्रोग्राम के अंदर हम लोग यूज करने वाले हैं सीआउट और सीन को, इसलिए मैंने ऊपर में हैच इंक्लूड iostream.h लगाया है। और जब जब हम लोग हैच इंक्लूड iostream.h लगाते हैं तो यहाँ पर हम लोग प्रोग्राम के अंदर कोनियो सीआउट और सीन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर conio.h हम लोग यूज किए हैं तो प्रोग्राम के अंदर get.ch और क्लियर स्क्रीन को यूज कर सकते हैं। और जब हम लोग क्लियर स्क्रीन और get.ch को यूज करेंगे तब तक हम लोग conio.h लिखेंगे। और stream.h हम लोग इसलिए लिखें क्योंकि हम लोग कैरेक्टर को भी प्रोग्राम के अंदर यूज करने वाले हैं, कैरेक्टर यानी अक्षर को भी लेने वाले हैं। जैसे आप देखें क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि मेरे भाई जो आप नाम लोगे स्टूडेंट का, उसका कितना कैरेक्टर होगा, 20 कैरेक्टर का। क्लास जो लोगे वो 8 कैरेक्टर्स का होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसीलिए हम लोग वहां पे स्ट्रिंग भी लिखे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, देख लीजिए यहाँ पे, है ना। तो मेरे भाई सबसे पहले मैंने यहाँ पे अलग अलग प्रकार के 3 हेडर फाइल बनाया। पहला हेडर फाइल हैच इंक्लूड iostream.h इसलिए बनाया क्योंकि प्रोग्राम के अंदर हम लोग सीआउट और सीन यूज करने वाले हैं। conio.h मैंने इसलिए बनाया क्योंकि प्रोग्राम के अंदर हम लोग क्लियर स्क्रीन और get.ch यूज करने वाले हैं। और स्ट्रिंग मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि प्रोग्राम के अंदर हम लोग कैर यूज करने वाले हैं, कैरेक्टर यानी अक्षर यानी नाम लेने वाले हैं, इसलिए, ठीक ना। अब आगे सुनिए मेरे भाई, यहाँ पे आप देखिएगा तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन आपके सामने कह रहा था कि डिफाइन अ क्लास स्टूडेंट। एक क्लास बनाओ, आप एक क्लास बनाओ जिसका नाम क्या होगा, स्टूडेंट होगा, और उसके अंदर अलग अलग प्रकार के वेरिएबल्स होंगे प्राइवेट मेंबर्स के अंदर। तो मेरे भाई यहाँ पे देखिए, आप सबसे पहले क्लास बनाया मैं जिसका नाम क्या रखा, स्टूडेंट। और स्टूडेंट का जो क्लास बनाया मैं उसका ब्लॉक यहां से ओपन किया और आगे बढ़ते चला गया, ठीक है। और ये वाला जाके ब्लॉक मैंने क्लोज कर दिया। यहाँ पे क्लास का ब्लॉक जब भी ओपन होता है तो सेमी कॉलन से खत्म होता है। आप देख सकते हैं यहाँ सेमी कॉलन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे बंद हो गया, ठीक ना। अब क्लास के ब्लॉक के अंदर क्या बोला था कि प्राइवेट मेंबर्स बनाएंगे आप, जिसके अंदर सबसे पहला आप रोल नंबर बनाइएगा, नाम बनाइएगा, क्लास बनाइएगा, मार्क्स बनाइएगा और परसेंटेज बनाइएगा, ठीक है। जो आप रोल नंबर बनाइएगा कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ था। नाम जो आप बनाइएगा भैया वो कैरेक्टर होना चाहिए जिसके अंदर 20 अक्षर होना, मतलब 20 अक्षर ले लेना चाहिए, यानी 20 अक्षर का कैपेसिटी होना चाहिए, ठीक है। अगला जो आप क्लास बनाइएगा वो उसका जो कैपेसिटी होगा कितना अक्षर का होगा, 8 अक्षर का, इसीलिए मैंने 8 लिख दिया ब्रैकेट के अंदर। और ये कैसा होगा, कैरेक्टर, ठीक है। क्योंकि आप क्वेश्चन में देखे थे, यहाँ पे क्वेश्चन में यही लिखा हुआ था कि जो रोल नंबर आप बनाइएगा इंटीजर होगा, नेम जो बनाइएगा वो 20 कैरेक्टर का होगा, क्लास जो बनाइएगा वो 8 कैरेक्टर का होगा, मार्क्स जो बनाइएगा 4 सब्जेक्ट का वो इंटीजर होगा, और परसेंटेज जो बनाइएगा वो कैसा होगा, फ्लोट होगा। तो वही चीजें हम यहाँ पे लिख भी दी हैं, देख लीजिए, ठीक है। पहला मैंने इंटीजर बना दिया रोल नंबर, कैरेक्टर बना दिया नेम को जो 20 अक्षर का कैपेसिटी होगा, कैरेक्टर बना दिया क्लास को जो 8 अक्षर का कैपेसिटी रखेगा, इंटीजर बना दिया मैं मार्क्स को जिसके अंदर 4 सब्जेक्ट का मार्क्स रखा जाएगा, और फ्लोट बना दिया मैं परसेंटेज को। क्यों, क्योंकि परसेंटेज जब भी निकलेगा तो फ्लोट में निकलेगा, ठीक ना। ये सारी चीजों को बनाना था किसके अंदर, प्राइवेट मेंबर्स के अंदर, इसीलिए मैंने ऊपर में प्राइवेट लिख दिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। अब आगे सुनिए, आगे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था मेरे भाई, क्वेश्चन में आगे बोला हुआ था कि पब्लिक मेंबर फंक्शन बनाइएगा जिसके अंदर 3 अलग अलग प्रकार के फंक्शन बनाइएगा। पहला फंक्शन बनाइएगा रीड डेटा, दूसरा बनाइएगा कैलकुलेट डेटा और कैलकुलेट, और अगला क्या बनाइएगा, डिस्प्ले। यानी 3 अलग अलग प्रकार के फंक्शन बनाना था। पहला रीड डेटा फंक्शन, अगला कैलकुलेट फंक्शन और अगला क्या, डिस्प्ले फंक्शन। तो मेरे भाई यहाँ पे मैंने वही काम किया। पब्लिक के अंदर 3 अलग अलग प्रकार के मैंने फंक्शंस बनाए हैं। पहला जो फंक्शन बनाया है इसमें मैंने रीड डेटा नाम करके रखा है जिसके अंदर कुछ कैलकुलेशन मैंने किया है, ठीक है। एक और बनाया मैं कैलकुलेट नाम करके जिसके अंदर भी कुछ काम किए हैं, और एक और बनाया मैं डिस्प्ले नाम करके, उसके अंदर भी मैंने कुछ काम किया है, ठीक है। अब सुनिए, यहाँ पे रीड डेटा के अंदर क्या क्या करने बोला था, क्वेश्चन में देखिए बोला था रीड डेटा के अंदर क्या करने, कि आप फंक्शन दैट रीड्स मतलब एक्सेप्ट कराना,
रीड का मतलब क्या मेरे भाई, एक्सेप्ट कराना, मतलब लेना, लेना क्या लेना मेरे भाई, क्या क्या लेना है देख लीजिए, रोल नंबर लेना है, नाम लेना है, क्लास लेना है, मार्क्स लेना है, कितना सब्जेक्ट का, 4 सब्जेक्ट का, वो भी किसका होना चाहिए, स्टूडेंट का होना चाहिए। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, रीड डेटा नाम करके एक फंक्शन बनाया है, और इस फंक्शंस के अंदर हम लोग रोल नंबर, नाम, क्लास और इधर मार्क्स को मैंने क्या करा दिया, इंटर करा दिया, ठीक है। उसको भी हम समझेंगे, अभी आप इतना समझो कि यहाँ पे मैंने रोल नंबर, नेम, क्लास और यहाँ पे 4 सब्जेक्ट का मार्क्स को यहाँ पे इंटर किया है, एक्सेप्ट करवाया है, ठीक है। समझाएंगे अभी, टेंशन ना लीजिए, अभी आप इतना समझो मोटा मोटी कि रीड डेटा के अंदर रोल नंबर, नेम, क्लास को रीड करवाया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद कैलकुलेट नाम करके एक फंक्शन बनाया मैंने, उसके अंदर मैंने क्या किया, पूरा परसेंटेज निकाल दिया, टोटल भी निकाल दिया। यहाँ पे कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। अभी कैलकुलेशन को मैं समझा नहीं रहा हूं, अभी मैं मोटा मोटी चीज आपको समझा रहा हूं जो क्वेश्चन में कह रहा था, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको पूरा डिटेल्स में इस प्रोग्राम को भी समझाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सब्र कीजिएगा, वीडियो लंबा है, एक बार समझ लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। उसके बाद एक और बनाया मैंने फंक्शन, जिसका नाम रख दिया डिस्प्ले। एक और फंक्शन बनाया जिसका नाम रख दिया डिस्प्ले, और डिस्प्ले के अंदर मैंने क्या किया कि यहाँ पे स्टूडेंट का जो मैं रोल नंबर लिया, नाम लिया, क्लास लिया और जो मार्क्स लिया, वो सारी चीजों को यहाँ पे मैंने प्रिंट करवाया है, ऑल ओवर टोटल्स, ठीक है। समझ में आ गया मेरे भाई, ऑल ओवर जितना भी परसेंटेज है, रोल नंबर है, नेम है, क्लास है, सारा चीज को मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया है, और ये पूरा कंप्लीट यहाँ पे प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है, ठीक ना। अब सुनिए जरा और गौर से, अब यहाँ और गौर से सुनना है। देखिए, जब भी हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं तो हेडर फाइल यूज करते हैं, इसके अलावा जो क्वेश्चन में कहता है वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे बना दिए। बट एक चीज और सुनिएगा आप ध्यान से, जब भी C++ का प्रोग्राम बनता है तो प्रोग्राम बन जाने के बाद C++ का प्रोग्राम जब हम लोग रन कराते हैं तो उसके लिए हम लोग एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसका नाम है टर्बो C++, ठीक है, टर्बो C++। बट ये टर्बो C++ के अंदर जो प्रोग्राम्स हम लोग बनाते हैं ना, वो प्रोग्राम को चेक करने का जो काम करता है उसका नाम है कंपाइलर। तो अब जरा गौर से सुनिएगा, जैसे मैं अभी आपको एक एक करके सारी बातें समझाया, कौन कौन बात समझाया, प्राइवेट मेंबर का, पब्लिक मेंबर्स का, ये सारी चीजें आपको मैंने अभी समझाया। ऐसे कंपाइलर प्रोग्राम को चेक नहीं करता है। आपको मैं मोटा मोटा चीज अभी समझाया, जो जो क्वेश्चन में कह रहा था वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। बट यहाँ पे C++ का प्रोग्राम को जो चेक करता है बाबू, उस प्रोग्राम को चेक करने वाला सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाइलर। कंपाइलर, ठीक है। प्रोग्राम को कौन चेक करता है, कंपाइलर। कंपाइलर चेक करता है। तो देखिए, C++ का जो प्रोग्राम को चेक करता है उसका नाम क्या है, कंपाइलर। अब कंपाइलर इधर से प्रोग्राम चेक करना चालू नहीं करेगा, कंपाइलर सबसे पहले आएगा यहाँ मेन फंक्शन के पास, क्योंकि जितना भी C++ का प्रोग्राम होता है, ये सारे C++ के प्रोग्राम चेक होता है कंपाइलर के द्वारा, और कंपाइलर के द्वारा चेक होता है, पहले वो ढूंढता है मेन फंक्शन को। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा मेन फंक्शन के पास, इस ब्लॉक के अंदर एंट्री करेगा। इस ब्लॉक के अंदर पहले इसको ये वाला लाइन मिलेगा, ये वाला लाइन में आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, CLRSCR, क्लियर स्क्रीन, ठीक है। इसका पूरा मतलब होता है क्लियर स्क्रीन, और क्लियर स्क्रीन का मतलब होता है कि पीछे वाला आउटपुट को मिटाना। थोड़ा सा समझिए इसके बारे में, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि हम लोग C++ का प्रोग्राम लिखे जिसमें 2 नंबर को जोड़ रहे हैं, तो जोड़ेंगे 2 नंबर को, जिससे 10 और 10 जोड़ेंगे तो 20 आएगा आउटपुट में, ठीक है। एक बार आउटपुट कितना आ गया मेरे को, 20। अब क्या हुआ कि फिर से हम उस नंबर को चेंज कर दिया और फिर से उसको रन कराया, वो अबर क्या कर दिया मैं, 50 और 30। तो मेरे भाई 50 और 30 किया, तो अबर जब रन करवाएंगे तो उसका अलग आउटपुट आएगा। तो पीछे वाला जो 20 आया था उसको मिटाने के लिए जिसका यूज हम लोग करते हैं प्रोग्राम के अंदर, उसका नाम क्या है, क्लियर स्क्रीन। यानी क्लियर स्क्रीन क्या करता है, पीछे वाले चीजों को मिटाता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें लाइन खींचा है, बहुत सारी चीजें लिखा है, तो मान के चलिए यहाँ मैं लिख दिया कुछ APPLE एप्पल। अब यहाँ पे एप्पल के जगह पे हमको लिखना है कंप्यूटर, तो इसको मिटाना होगा कि नहीं मिटाना होगा, बताओ। यस, तो इसी काम को करने के लिए, ये मिटाने के लिए और नया चीज को दिखाने के लिए जब हम लोग यूज करते हैं तो
उसका नाम क्या है मेरे भाई, आपका क्लियर स्क्रीन। यानी पीछे वाला चीज को मिटाने के लिए हम लोग क्लियर स्क्रीन का यूज करते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। अब सुनिए, नीचे यहाँ लिखा हुआ स्टूडेंट और यहाँ लिखा हुआ एस, इसका मतलब क्या, सुनिए। जब भी आप लोग क्लास का प्रोग्राम बनाओगे, जब भी आप लोग क्लास का प्रोग्राम बनाओगे, क्लास जब बनाओगे, क्लास, ठीक है, चाहे वह स्टूडेंट नाम के क्लास बनाओ या फिर कुछ अलग नाम के बनाओ, हैप्पी बना दो, इंडियन बना दो, राज बना दो, जो भी बनाते हो, तो क्लास नाम करके अगर आप बनाए हैं, क्लास नाम करके अगर आप प्रोग्राम बनाए हैं, क्लास का प्रोग्राम बनाए हैं, उसका नाम अगर आप स्टूडेंट रखे हैं, तो यही वाला नाम को आपको यहाँ रखना होगा। ये जो नाम होगा वही नाम यहाँ रखना होगा और उसका एक शॉर्ट नेम लिखना पड़ेगा, शॉर्ट नेम, छोटा नेम। ऐसा इसलिए सुनिएगा ध्यान से, ऐसा इसलिए मेरा भाई, क्योंकि जब तक हम क्लास नाम करके जो यहाँ पे मैंने क्लास बनाया है, क्लास जो बनाया मैंने यहाँ पे स्टूडेंट नाम करके, ये क्लास जो हमने स्टूडेंट नाम करके बनाया है, इस क्लास को एक्सेस करने के लिए, स्टूडेंट नाम करके क्लास को एक्सेस करने के लिए जब तक हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तब तक हम यहाँ पे किसी भी पब्लिक मेंबर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। पब्लिक मेंबर्स के अंदर जैसे रीड डेटा हो गया या डिस्प्ले हो गया या कैलकुलेट हो गया, ये सभी को आप कॉल नहीं कर पाइएगा जब तक आप स्टूडेंट नाम करके क्लास को यहां पर नहीं लिखिएगा मेन फंक्शन के अंदर, और जब तक आप इसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कीजिएगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिएगा और उसके बाद जो जो मेंबर फंक्शंस को आपको बुलाना है, जो जो मेंबर फंक्शंस को कॉल करना है, वो सारे मेंबर फंक्शंस को एक एक करके इस ऑब्जेक्ट के मदद से आपको क्या करना होगा, कॉल करना होगा, बुलाना होगा और काम कराना होगा, तब जाकर के ये कॉल होगा, अन्यथा नहीं होगा। समझ में आ गया? तो यहां पर आप इतना समझो कि जब C++ का प्रोग्राम चेक करते करते कंपाइलर इसके अंदर आएगा तो यहाँ पे जाएगा तो देखेगा पहले जो क्लास का नाम था स्टूडेंट, वही नाम यहाँ है, एकदम सही है, हम इसको एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ स्टूडेंट बनाए हैं क्लास का नाम और यहाँ लिख दिए टीचर तो गलत हो जाएगा, जो क्लास का नाम रहेगा वही यहाँ लिखना है। ठीक है, उसके बाद इसका एक शॉर्ट नेम क्या लिख दिए, एस। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि रीड डेटा जो नाम करके जो फंक्शन हम लोग बनाए थे पब्लिक्स के अंदर इसको पहले हम लोग बुलाते हैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो मैंने ये छोटा सा ऑब्जेक्ट को यहां लिखा और डॉट लगाया। डॉट इसलिए लगाया क्योंकि जब तक हम लोग डॉट नहीं लगाएंगे तब तक हम लोग पब्लिक के अंदर जितने भी मेंबर फंक्शंस होंगे उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट स्टूडेंट नाम करके क्लास का नाम लिखे, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, इसी ऑब्जेक्ट के मदद से हम लोग रीड डेटा फंक्शंस को कॉल कर दिए। अब यहां से क्या होगा कि ये रीड डेटा फंक्शंस के पास सीधा कंपाइलर ऐसे यहां पर चला जाएगा रीड डेटा के पास। ठीक है, रीड डेटा के पास जैसे जाएगा कंपाइलर यहां से इस ऑब्जेक्ट के मदद से रीड डेटा को कॉल करेगा और सीधा यहां पे चला जाएगा इसके पास। ठीक है, अब यहां पर मेरे भाई, यहां पर मैंने क्या किया है, इस ब्लॉक के अंदर मैंने int i नाम करके एक वेरिएबल बनाया। मैंने यहाँ पे int i नाम करके वेरिएबल इसलिए बनाया है क्योंकि आगे हम लोग यहाँ पे लूप यूज किए हैं, और ये जो लूप यूज किए हैं मेरे भाई, ये लूप के अंदर हम लोग i वेरिएबल नाम करके यहाँ पे एक वेरिएबल यूज किए हैं। इस वेरिएबल को हम पहले यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक हम लोग प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल नहीं बनाएंगे तब तक हम आगे जाकर के उसको यूज नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग सबसे पहले क्या किए कि आई नाम करके वेरिएबल बना दिए ताकि आगे हम प्रोग्राम में इसको यूज कर पाए, इसलिए। ठीक ना, इसलिए हम यहाँ बना दिए। अभी इसको छोड़ दीजिए आप। ठीक है, यहाँ देखिए, सबसे पहले रीड डेटा के अंदर क्या करने बोला था आपको, इसके अंदर आपको पहले रोल नंबर को इंटर करने बोला था, नाम इंटर करने बोला था, क्लास इंटर करने बोला था, और 4 सब्जेक्ट का मार्क्स को भी इंटर करने बोला था। तो सबसे पहले मैंने क्या किया मेरे भाई, यहाँ पे मैंने इंटर करवा रहा हूँ। क्या चीज इंटर करवा रहा हूँ, रोल नंबर। जब हम लोग इंटर करवाते हैं मतलब एक्सेप्ट करवाते हैं, रीड करवाते हैं, लेते हैं, तब तक हम लोग सीऑट और सीन का यूज करते हैं। सीऑट का यूज करते हैं वैल्यू को इंटर करवाने के लिए, मांगने के लिए, और सीन का यूज करते हैं मांगा हुआ चीज को रखने के लिए। ठीक है, से मान के चलिए यहाँ पे हम क्या इंटर करवा रहे हैं, इंटर रोल नंबर। इंटर हम रोल नंबर करवा रहे हैं,
किसके अंदर रख रहे हैं, रोल नंबर के अंदर, ठीक है। मान के चलिए कि कोई रोल नंबर इंटर कर रहा है 102, ठीक है, तो ये 102 किसके अंदर चला जाएगा, इस रोल नंबर के अंदर। यानी कि आपके सामने ऐसे रोल नंबर के अंदर आपके सामने कितना जाएगा, 102। कोई दिक्कत नहीं, पहला चीज आपको मिल चुका है, पहला चीज हम एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है ना। दूसरा क्या इंटर करवाना था, नेम। मैंने फिर से इंटर करवाया कीवर्ड का यूज करके, इंटर नेम। जब हम इंटर नेम करवाएंगे तो सीन के अंदर नेम को रखेंगे। जैसे यहाँ इंटर रोल नंबर किए तो रोल नंबर को रखें इसके अंदर, सीन के अंदर। वैसे हम लोग इंटर नेम करवाएंगे तो हम लोग यहाँ पे नेम को भी अपने सीन के अंदर रखेंगे। तो यहाँ पे इससे हम लोग को क्या मिल गया, रोल नंबर। अब ये वाली लाइन से हमको क्या मिलेगा, इंटर नेम से उसका नाम मिलेगा, ठीक है। तो इसका नाम कोई मान के चलो राजकुमार लिख दिया, ठीक ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरा भाई यहाँ पे आपको नेम में क्या मिलेगा मेरे भाई, बताइए तो। नेम में आपको क्या मिलेगा, नेम में आपको क्या मिल जाएगा, नेम में आपको मिल जाएगा राजकुमार, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। नेम क्या मिल गया आपको, राजकुमार, ठीक है। अगला हमको दो चीज मिल चुका है, रोल नंबर, नेम। अगला क्या हमको चाहिए, क्लास। तो मेरे भाई सीऑट का यूज करके इंटर क्लास किया मैंने, क्या किया, इंटर क्लास, ठीक है। और क्लास को इंटर किया तो सीन के अंदर हम लोग सीन के अंदर क्लास को रख दिए। जैसे यहाँ रोल नंबर को रखे, यहाँ नेम रखे, वैसे क्लास को रख दिए। अब क्लास इसका इंटर किए कितना मेरा भाई, 12th, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि क्लास आपको क्या मिल चुका है, यहाँ पे 12th मिल चुका है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यानी तीन चीजें हमको मिल चुका है इन डेटा फंक्शंस के मदद से। पहला क्या मिला मेरे को, यहाँ पे रोल नंबर। दूसरा क्या मिला मेरे को मेरे भाई, यहाँ पे नाम। और तीसरा क्या मिला मेरा भाई, यहाँ पे क्लास, ठीक है। तीन चीजें मिल चुका है। अब हमको क्या चाहिए, मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो मार्क्स लेने के लिए हम यहाँ पे मार्क्स लेने के लिए ये वाला कंडीशंस को लिखा है, ठीक है। देखो यहाँ पे सीआर, यहाँ पे मैं क्या मांग रहा हूँ, इंटर मार्क्स ऑफ 4 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट का मार्क्स मांग रहा हूँ, ठीक है। चारों कैसे मांग रहे हैं समझिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने लूप यूज किया है जिसका नाम रखा है यहाँ पे वेरिएबल का आई, ठीक है। वही वेरिएबल को मैंने यहाँ पे लिखा था। यहाँ पर इंटीजर नाम करके वेरिएबल बनाया आई, तभी जाकर के हम आगे उसको यूज कर पाएंगे, इसीलिए यहाँ पे मैंने आई नाम करके बनाया था, ठीक है। अब यहाँ पे लूप जब भी हम लोग काम करवाते हैं या लूप का जितना भी कॉन्सेप्ट होता है ये काम करता है तो 4 चीजें में काम करता है ये, ठीक है। पहला किसमें काम करता है बाबू, ये इनिशियलाइजेशन में। दूसरा काम करता है कंडीशन में। और तीसरा काम करता है अपडेशन में, ठीक है। और नीचे वाला ये जो ब्लॉक होता है ये होता है स्टेटमेंट। और ये ब्लॉक तब तक एग्जीक्यूट करते रहता है जब तक कि यहाँ वाला कंडीशन फॉल्स नहीं होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। मतलब कि लूप का कहना है कि ये बार बार रिपीट करेगा, बार बार रिपीट करेगा, बार बार रिपीट करेगा, बार बार रिपीट करेगा, तब तक रिपीट करते रहेगा जब तक कि यहाँ वाला कंडीशन खत्म नहीं हो जाता या कंडीशन गलत नहीं हो जाता है। तो स्टार्ट होगा यहाँ 0 से कितना तक जाएगा, 3 तक, 4 तक नहीं जाएगा, 3 तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू रहता तब जाता 4 तक। इक्वल टू नहीं है, सिर्फ आई लेस 14 है, तो यहाँ ए लेस 4 है, इसके लिए यहाँ पे 3 ही तक जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आता मेरे भाई। तो सुनिए, सबसे पहले कैसे काम करेगा वो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे मेरे भाई आई का मान आप गौर से देखिएगा कितना है। आई का मान बताइए तो कितना है, बोलिए जरा गौर से। आई का मान आपके सामने कितना दिया हुआ है, 0 यहाँ पुट करेंगे। 0 क्या छोटा है 4 से, बताइए, एकदम सही, नीचे इस ब्लॉक के अंदर आएगा। और ये ब्लॉक तब तक एग्जीक्यूट करते रहेगा, तब तक काम करते रहेगा जब तक कि यहाँ वाला 4 का कंडीशन गलत नहीं होता है। और इसको बार बार ये बढ़ाते रहेगा, कौन, आई प्लस प्लस, ठीक है, आई प्लस प्लस। और ये कितना बढ़ाएगा, एकक बढ़ाते जाएगा। आई प्लस प्लस का मतलब एकक वैल्यू बढ़ाना, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पे आप देखिएगा तो 0 क्या छोटा है, 4 से, सही बात है, इस ब्लॉक के अंदर आएगा। और सीन के अंदर किसके अंदर वैल्यू रखाएगा पहला बताइए तो, मार्क्स आई के अंदर, यानी MARKX मार्क्स आई का मान कितना है मेरे भाई, 0। तो आई मार्क्स 0 के अंदर हम एक वैल्यू ले लिए 10, कोई दिक्कत नहीं, पहला वैल्यू हम इंटर कर दिए, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे रोल नंबर, नाम, क्लास लिए, वैसे हम लोग एक एक करके मार्क्स भी ले रहे हैं। पहला मार्क्स जो लिए हम लोग मार्क्स 0 में लिए, कितना लिए, 10 लिए। फिर यही वाला चीज यहाँ बढ़ जाएगा, पर कितना हो जाएगा, 0 बढ़ करके प्लस प्लस इसको बढ़ा करके 0 को 1 कर देगा, ठीक है। 1 क्या बताइए, छोटा है 4 से, एकदम सही है। इस वाले ब्लॉक के अंदर अगर सीन में अगर मार्क्स के अंदर कितना हो जाएगा बताइए, आई का मान 1, ठीक ना, ऐसे हो जाएगा MARKX मार्क्स 1। और मार्क्स 1 के अंदर हम कितना ले रहे हैं, 20 ले रहे हैं, ठीक है, 20, ठीक ना, 20 ले लिए, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई।
अब फिर से ये बढ़ करके यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे भाई, आई का मान 1 से बढ़ करके 2 हो जाएगा। 2 क्या छोटा है, 4 से एकदम सही नीचे आएगा। और सीन में मार्क्स आई का मान कितना हो चुका है 2, तो यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा MARKX, मार्क्स कितना मेरे भाई 2, ठीक है। और मार्क्स 2 के अंदर हम कितना वैल्यू ले लिए 30। सीन का मतलब वैल्यू लेना, ठीक ना। जैसे हम लोग यहाँ पे सीन में रोल नंबर लिए, जैसे यहाँ नेम लिए और यहाँ लिए क्लास, वैसे यहाँ पे एक करके मार्क्स ले रहे हैं। तो यहाँ 2 तक हो गया, फिर ये जाएगा यहाँ पे आवर हो जाएगा यहाँ 3। क्या बताइए 3 छोटा है 4 से एकदम सही नीचे आएगा। और सीन में आवर किस में रखाएगा वैल्यू, मार्क्स आई का मान कितना हो चुका है 3। तो बताइए आवर वैल्यू रखाएगा MARKX, मार्क्स कितना में 3 में रखाएगा। और 3 में कितना रख दिए 40, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई यहाँ पे। ये फिर यहाँ से बढ़ जाएगा और यहाँ पे आवर कितना हो जाएगा, आई का मान बढ़ करके 3 से 4 हो जाएगा। बताइए 4 छोटा है 4 से नहीं, कंडीशन यहाँ गलत, ये वाला ब्लॉक का काम खत्म। और यहाँ से ब्लॉक यहाँ से टर्मिनेट कर जाएगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा। और जैसे खत्म होगा तो ये रीड डेटा वाला सारा जो काम हुआ वो सारा चीज फिर से यहाँ चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आया था तो फिर से वापस वहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारा काम कंप्लीट हो चुका है। इसमें क्या क्या हमको मिल चुका है, सबसे पहला मिल चुका है हमको रोल नंबर, सबसे पहला हमको रोल नंबर मिल चुका है, ठीक है। सबसे पहला हमको रोल नंबर मिल चुका है यहाँ पे, उसके अलावा उसका नाम मिल चुका है, उसका क्लास मिल चुका है। और इधर पे हमको अलग अलग प्रकार के मार्क्स मिल चुके हैं 4 सब्जेक्ट का, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये पहला सब्जेक्ट का मार्क्स हो गया, दूसरा का हो गया, तीसरा का हो गया और ये चौथा का हो गया। जिसमें पहला का मार्क्स कितना है 10, दूसरा 20, तीसरा 30 और चौथा 40, ठीक है। ये मैंने अपने मन से लिया है, जो क्वेश्चन में कह रहा था उसके हिसाब से, ठीक है। अब ये सारे चीजें हो चुका है रीड डेटा फंक्शन के अंदर। तो रीड डेटा कहां से आया था, यहाँ से कॉल किए थे ना, यहाँ से मेन फंक्शन से कॉल हुआ था, ये ऑब्जेक्ट की मदद से कॉल हुआ था। तो ये ऑब्जेक्ट जैसे ही कॉल किया था यहाँ पे, तो ये सारा काम करके उठा करके फिर से वापस यहाँ ले आया। मतलब रीड डेटा के अंदर ये सारी चीजें स्टोर हो चुके हैं अभी, ठीक ना। अब पहला तो काम हो चुका है, सारा चीज हमको मिल चुका है। रीड डेटा का यूज करके हम लोग क्या किए, सारा चीज ले लिए। क्या क्या ले लिए, नाम ले लिए, क्लास ले लिए, नेम ले लिए और अलग अलग सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट का मार्क्स भी ले लिए। अब ये सारी चीज को लेने के बाद क्या करना था, उसको क्या करना था मेरा भाई, आपको कैलकुलेट करना था। तो देखिए नीचे मैंने क्या किया, ये जो स्टूडेंट नाम करके मैंने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था एस का, स्टूडेंट जो नाम करके मैंने क्लास का नाम यहाँ पे लिखा था मेन फंक्शन के अंदर, इसका एक ऑब्जेक्ट में बनाया था एस नाम करके। इस एस के नाम से हम क्या किए, एस डॉट से अगर कैलकुलेट को कॉल कर दिए। पहले हम लोग रीड डेटा का यूज करके सारा चीज ले लिया, अब कैलकुलेट को कॉल किया, जहां पे वो सारे चीज को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये कैलकुलेट जो आप बनाए हैं फंक्शन, ये सीधा कंपाइलर इसको यहाँ ले जाएगा, ठीक है। कहां ले जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे। ये कैलकुलेट सीधा इसको यहाँ पर इस मेंबर फंक्शंस के पास ले जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे जितने भी प्रकार के अलग अलग प्रकार के रीड डेटा से आप, रीड डेटा फंक्शन से आप जितने भी प्रकार के अलग अलग प्रकार के वैल्यूज लिए हैं, वो सारे चीजों को कैलकुलेट जो फंक्शन है ये यहाँ पे उसको कैलकुलेट करेगा, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेगा आइए देखते हैं, कैसे कैलकुलेट करेगा आइए सारे चीजें समझते हैं ध्यान से। देखिए मेरे भाई यहाँ पे इंट आई नाम करके एक वेरिएबल बनाए, टोटल नाम करके वेरिएबल बनाए, जिसके अंदर कितना वैल्यू रखा 0। आई नाम करके वेरिएबल मैंने इसलिए बनाया क्योंकि हम लोग यहाँ पे नीचे लूप यूज करने वाले हैं, फॉर लूप, और इसीलिए मैंने ऊपर आई नाम करके वेरिएबल बनाया। और ये जो टोटल नाम करके जो वेरिएबल मैंने बनाया जिसमें 0 रखा है, यहाँ पे मैंने इसलिए किया है क्योंकि जब हम लोग टोटल निकालेंगे तो जो 4 सब्जेक्ट का मार्क्स है, वो अगर एक सब्जेक्ट का मार्क्स अगर हम 10 लेते हैं तो टोटल में अगर 0 से स्टार्ट होकर के जुड़ेगा वैल्यू तो 10 का 10 ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं, इसीलिए 0 ही लेते हैं। कोशिश करिएगा कि 0 ही लेना, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पे सबसे पहले लूप यहाँ पे स्टार्ट होगा, सबसे पहला लूप देखिए। तो आई का मान यहाँ कितना है, वही चीज 0, सेम चीज वहां वाला। आई का मान यहाँ पे देखिए 0 है, और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ आई लेस देन कितना मेरा भाई 4। तो मेरे भाई यहाँ पे पुट होगा आई का मान 0 क्या बताइए, छोटा है 4 से एकदम सही, नीचे इस ब्लॉक के अंदर काम होगा। और यहाँ पे जो टोटल है वो सारे सब्जेक्ट का मार्क्स यहाँ पे एक करके जुड़ते चला जाएगा, ठीक है। कैसे जुड़ेगा अभी देखने वाले हैं। यहाँ पे लिखा हुआ आई प्लस प्लस का मतलब क्या है कि नीचे वाला एक बार बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, फिर वैल्यू बढ़ेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा, फिर बढ़ेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा, फिर बढ़ेगा, यानी एक करके वैल्यू बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आप जरा गौर से देखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे एक फॉर्मूला जिसमें से टोटल निकल रहा है आपका कितना सब्जेक्ट का, 4 सब्जेक्ट का, ठीक ना। कैसे निकलेगा आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला हम बगल में लिख देते हैं, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस मार्क्स आई
मार्क्स आई, ठीक है। अब सुनिए, देखिए ये हो गया आपका फॉर्मूला, इसको हम साइड में इसलिए लिख दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। आई का मान यहाँ कितना है, जीरो, जीरो है, ठीक है। हम यहाँ भी लिख देते हैं आई का मान यहाँ पे कितना है, जीरो, जीरो है आई का मान। और यहाँ पे आपका टोटल का मान कितना है, टोटल का मान है आपका जीरो, ठीक है। टोटल का भी मान जीरो और आई का भी मान जीरो, यहाँ लिख देते हैं। टोटल का मान है आपके सामने जीरो और आई का भी मान है आपके सामने जीरो, ठीक है। तो देखिए नीचे जब ये ब्लॉक के अंदर जाएगा, यहाँ कंडीशन चेक करेगा पहले, क्या जीरो छोटा है 4 से, यहाँ जाएगा नीचे, तो टोटल वाला इस फॉर्मूला पर पुट होगा मेरे भाई। यहाँ पे होगा टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल का मार्क्स कितना है मेरे भाई, जीरो, प्लस यहाँ पे मार्क्स आई, आई का मान कितना मेरे भाई, जीरो, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा MARKS मार्क्स आई, आई मतलब क्या चीज, जीरो, ठीक है। तो मार्क्स जीरो में आप कौन सा वैल्यू लिए, 10, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा आपको, ठीक है। यानी कि टोटल में आपके सामने वैल्यू कितना चला जाएगा, 10 चला जाएगा, ठीक ना। यानी कि टोटल में बढ़ करके अब वैल्यू कितना आ चुका है, 10 आ चुका है। अब ये ब्लॉक कभी यहाँ पे बाहर नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये वाला ब्लॉक तब तक एग्जीक्यूट करते रहेगा जब तक कि यहाँ वाला कंडीशन फॉल्स नहीं होगा। तो बताइए सर, यहाँ पे आई का मान कितना था, जीरो, ये बढ़ करके अब कितना हो जाएगा, 1, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस प्लस लगा हुआ बाद में ये वैल्यू को बढ़ा देता है। तो जब ये वैल्यू को बढ़ाएगा कितना करेगा, 0 से 1, तो बताइए 1 क्या छोटा है 4 से, जैसे सही होगा नीचे इस ब्लॉक के अंदर आएगा, शॉर्ट में टोटल वाले फॉर्मूला पर फिर से पुट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, टोटल, टोटल का मार्क्स अगर कितना हो चुका है, 10 हो चुका है, और आई का मान बढ़कर के कितना हो चुका है, मार्क्स आई, मार्क्स आई, मार्क्स आई, ठीक है। मार्क्स आई, मार्क्स आई में क्या बढ़ हो चुका है, 1 यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, मार्क्स 1, मार्क्स 1 में कौन सा वैल्यू है, 20, तो यहाँ पे 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 30, यानी कि टोटल में कितना आ चुका है, 30 आ चुका है। समझ में आ रहा है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब यहां से ये वाला ब्लॉक फिर से यहां चला जाएगा, अब यहाँ पे आई का मान 1 से बढ़ करके 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा, आई का मान कितना बढ़ के हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक ना। फिर से इस ब्लॉक के अंदर आएगा, देखिएगा यहाँ पे कंडीशन सही था, 2 वाला, 2 क्या छोटा है 4 से, एकदम सही है। नीचे आएगा टोटल वाले फॉर्मूला पर फिर से पुट होगा, ठीक है। क्या पुट होगा, सुनिएगा ध्यान से मेरे भाई, क्या पुट होगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पे 2 क्या छोटा है 4 से, सही बात, नीचे इस ब्लॉक के अंदर आएगा, टोटल वाले फॉर्मूला पर पुट होगा, टोटल प्लस मार्क्स आई, आई का मान कितना है, 2 है, 2 है, ठीक है। तो अब सुनिए टोटल का मान कितना है आपके सामने, 30, 30 आ चुका है, प्लस मार्क्स 2, मार्क्स 2, मार्क्स 2 का मान कितना है, 30, 30 यानी कितना यहाँ पे 60 हो जाएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। यानी टोटल यहाँ पे आपका आ चुका है, टोटल का वैल्यू आपका 60, ठीक है। और आई का मान कितना आपके सामने, 2, ये फिर से बढ़ जाएगा, आई का मान अब कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर से यहाँ बढ़ करके अब हो जाएगा आपका 3, 3 क्या छोटा है 4 से, बताइए, एकदम सही कंडीशन इस ब्लॉक के अंदर आएगा, इस वाले फॉर्मूला पर फिर पुट होगा, ठीक है। आई का मान आपके सामने 3 हो चुका है, ठीक ना। टोटल का मार्क्स आपके सामने कितना है, 60, नीचे आएगा इस फॉर्मूला पर फिर से पुट होगा। क्या पुट होगा मेरे भाई, सुनिएगा, यहाँ पे टोटल में कितना पुट होगा, 60 प्लस मार्क्स आई, मार्क्स आई, मार्क्स आई, आई का मान कितना, 3, 3, तो मान लो मार्क्स 3, मार्क्स 3 के कौन सा मान लिए थे, 40, तो यहाँ आ जाएगा 40, यानी 60 और 40 कितना आ जाएगा, बताओ, 60 और 40 100 हो जाएगा, ठीक ना, ये आपका 100, यानी कि अब आपका टोटल में कितना आ चुका है, वैल्यू 100 आ चुका है। फिर से ये वाला बढ़ के जाएगा, यहाँ पे अब कितना कर देगा, 4, 4 क्या बताइए, 4 से छोटा नहीं, जैसे ही गलत हो जाएगा ब्लॉक, इस ब्लॉक से बाहर निकलेगा और इस वाले फॉर्मूले पर अब पुट होगा, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले पर पुट हो जाएगा। तो इस वाले फॉर्मूले पर पुट होगा तो क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से, परसेंटेज, परसेंटेज इक्वल टू टोटल डिवाइड 4, टोटल कितना लाए आप, 100, 100 को डिवाइड करेंगे आप 4 से, ठीक है, 4 से डिवाइड करिएगा तो परसेंटेज में आपका कितना जाएगा, परसेंटेज में आपका कितना जाएगा मेरा भाई, 25, 25 चौक 100 होता है, यानी परसेंटेज में आपका आ चुका है आपका कितना, 25। अब सुनिए जरा गौर से, मेरे को यहाँ पे क्या क्या मिल चुका है, सबसे पहले मेरे को रोल नंबर मिल चुका है, नाम मिल चुका है, क्लास मिल चुका है, इधर अलग अलग सब्जेक्ट का मार्क्स मिल चुका है, और यहाँ पे आपको परसेंटेज में मिल चुका है, ठीक है, यानी टोटल सारी चीजें मिल चुका है। अब जरा और गौर से सुनिएगा कि कैलकुलेट जो फंक्शन था ये कॉल होकर के कहां से आया था, यहां से, ठीक है। तो ये जब सारा कैलकुलेशन हो जाएगा तो ये वाला ब्लॉक सीधे इसको यहां भेज देगा कैलकुलेट के पास,
अब यहां तक काम हो चुका है रीड डेटा और कैलकुलेट का। रीड में क्या किए, सारा चीज को हम रीड करवाएं, एक्सेप्ट करवाएं, ले लिए वैल्यू को। कैलकुलेट में जो नंबर था उस सबको टोटल किया, टोटल करने के बाद परसेंटेज निकाल लिए, ठीक है। अब सब काम हो जाने के बाद क्या बोला था, डिस्प्ले करवाने, ठीक है। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, पहले डाटा मेंबर बनाइए, उसको रीड करवाइए, कैलकुलेट कराइए, डिस्प्ले कराइए और कंप्लीट प्रोग्राम बनाइए, ठीक है। वही चीज आपको यहाँ पे कर दिए हम, ठीक है। अब यहां तक कैलकुलेट का हो गया। अब रीड डेटा से हम लोग सारा इनपुट करवा लिए, कैलकुलेट डेटा से हम लोग कैलकुलेशन कर लिए। अब डिस्प्ले कराने के लिए बचा, तो हम लोग ये एस नाम करके जो ऑब्जेक्ट बनाए थे, इस एस ऑब्जेक्ट से हम लोग डिस्प्ले को कॉल कर दिए। और डिस्प्ले को कॉल करने के बाद कंपाइलर सीधा ही डिस्प्ले के पास जाएगा और इसके अंदर जितने भी चीजें लिखे हुए सारी चीज को डिस्प्ले कराएगा। कैसे डिस्प्ले कराएगा सुनिएगा ध्यान से। हम इधर लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इधर हम साइड में लिख देते हैं, डिस्प्ले कराने के टाइम में इधर थोड़ा छोटा करते हैं और यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं एक एक करके। चलिए देखिए, सबसे पहले डिस्प्ले कराएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आई नाम करके वेरिएबल आना है ना, जो आगे जाकर के हम लोग फॉर लूप यूज करेंगे इसके लिए। देखिए यहाँ पे सीआउट में दिखाएगा, सबसे पहले क्या दिखाएगा, स्टूडेंट डिटेल्स। ऊपर में लिखा हुआ स्टूडेंट डिटेल्स, तो सबसे पहले बड़ा बड़ा अक्षर में आपको दिखेगा स्टूडेंट डिटेल्स, यहां लिख देते हैं, ठीक है। स्टूडेंट डिटेल्स दिखेगा, ऐसे दिखेगा स्टूडेंट डिटेल्स। स्लैश एन लगा हुआ, लाइन को चेंज करेगा, ठीक ना। यहां दिखेगा पहले रोल नंबर, ऐसा दिखेगा रोल नंबर, ऐसा इसलिए दिखेगा क्योंकि डबल क्वाट्स के अंदर है। यहां पे देखिए रोल नंबर कितना लिए थे, 102 ऐसे दिखेगा रोल नंबर। इंडर लगा हुआ है, लाइन को चेंज करेगा। सीआउट में अब क्या दिखेगा आपको, नेम, ऐसे डबल क्वाट्स के अंदर है, नेम ऐसे दिखेगा। और नेम में क्या दिखेगा, नाम आपको राजकुमार, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या दिखेगा, सीआउट में आपका क्लास, लाइन को चेंज करके लिखेगा क्योंकि इंडर लगा हुआ है, यहां दिखेगा ऐसे क्लास, ठीक ना। उसके बाद क्लास क्या लिए थे आप, 12, यहां पे आपको दिखेगा 12, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। इसके बाद यहां पे आएगा, यहां पे आपको सीआउट में ऊपर में क्या दिखेगा, पहले ऐसे मार्क्स दिखेगा, MARKS मार्क्स, क्यों, क्योंकि डबल क्वाट्स के अंदर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर लूप लगाया हुआ यहां पे, आई नाम करके जो वेरिएबल हम ऊपर बनाए थे, उसका यहाँ पे लूप बनाया हुआ है, ठीक है। और इसमें से क्या दिखेगा आपको, चारों सब्जेक्ट का मार्क्स दिखेगा। देखिए कैसे दिखेगा, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले क्या दिखेगा, यहाँ पे देखिए कंडीशन चेक कीजिए, आई का मान कितना लिखा हुआ है, 0 आई का मान 0 और यहाँ लिखा हुआ आई लेस देन 4 और आई प्लस प्लस। तो 0 क्या बताइए, छोटा है 4 से, एकदम सही इस ब्लॉक के अंदर आएगा। सीआउट में दिखाएगा मार्क्स आई का मान कितना, देखिए मार्क्स आई का मान कितना लिए थे आप, 10। मार्क्स आई का मान 10 से ना लिए थे भैया, देखिए ना 10। मार्क्स आई का मतलब क्या है, यहाँ पे 0, आई का मतलब 0, यानी 0 में कौन सा वैल्यू लिए थे, 10 लिए थे आप, ठीक है। तो मार्क्स 0 में सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे सबसे पहले आपको मार्क्स 0 में दिखेगा आपको यहाँ पे ऐसे 10। डबल क्वाट्स के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ है, थोड़ा सा गैप दिखेगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे ये जो 0 है वो बढ़ करके अब कितना हो जाएगा, 1। क्यों हो जाएगा 1, क्योंकि आई का मान, आई के बगल में क्या लिखा हुआ, प्लस प्लस। आई जो है वो वैल्यू को इंक्रीज करेगा, बढ़ा देगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 लेस देन 4। 1 क्या छोटा है, 4 से, सही बात है, नीचे आएगा। सीआउट में मार्क्स आई जो है हमारे भाई, आई का मान कितना है, 1। तो आई 1 में आप कितना वैल्यू लिए थे, 20, तो यहाँ 20 दिखेगा ऐसे। डबल क्वाट्स के अंदर कुछ भी नहीं दिखेगा। फिर यहाँ से यहाँ बढ़ जाएगा, अब कितना हो जाएगा, आई का मान 2 हो जाएगा। 2 क्या छोटा है 4 से, सही बात, नीचे आएगा। सीआउट में दिखाएगा आपको मार्क्स आई का मान कितना, 2। तो आई का मान अब 2 है, तो 2 में कितना लिए थे, 30, तो 30 दिखेगा आपको, ठीक है। फिर डबल क्वाट्स के अंदर कुछ भी नहीं, खाली स्थान दिखेगा, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पे जाएगा, अब कितना कर देगा, 3 क्या छोटा है 4 से, नीचे जाएगा सीआउट में, और सीआउट में जाने के बाद यहाँ पे मार्क्स आई का मान कितना, 3। तो मार्क्स 3 का मान आप कितना लिए थे, 40, तो यहाँ से 40 दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे बढ़ जाएगा, यहाँ पे जैसे ही बढ़ेगा, तो यहाँ कर देगा पर 4 क्या छोटा है 4 से, नहीं। जैसे कंडीशन गलत हो गया यहाँ पे, इस वाला ब्लॉक का काम खत्म, ये वाला ब्लॉक बाहर निकल जाएगा और इंडर से लाइन को चेंज करेगा, यहाँ से लाइन को चेंज करके यहाँ आ जाएगा कंपाइलर, ठीक ना। उसके बाद सीआउट में डबल पार्ट्स के अंदर लिखा हो परसेंटेज, तो पहले यहाँ लिखेगा परसेंटेज,
परसेंटेज, ठीक है, ऐसे लिखेगा परसेंटेज इस तरीके से। उसके बाद यहाँ लिखा परसेंटेज, परसेंटेज में अभी आप क्या लाए थे 25, तो यहाँ पे दिखेगा पहले आपको 25। उसके बाद यहाँ पे देखो डबल क्वार्ट्स के अंदर परसेंटेज का सिंबल होता है, ऐसे आपको दिखेगा इस तरीके से, और इंडल से लाइन चेंज। ये सारी चीजें कहाँ से आए थे मेरे भाई, आपका यहाँ से डिस्प्ले से सारा चीज आ जाएगा यहाँ पे, और गेट्स ये से प्रोग्राम खत्म हो जाएगा और आपके सामने ये आउटपुट आ जाएगा। ये आपको आउटपुट में ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो मेरे भाई ये था आपका पूरा कंप्लीट प्रोग्राम। जो ये क्वेश्चन अभी आपको हम दिखाएं, ये जो क्वेश्चन अभी हम आपको दिखाए थे, ये क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट प्रोग्राम यहाँ पे आपका हम बना दिए और कंप्लीट तरीके से आपको समझा भी दिए। ये इसका आउटपुट निकाल के बता दिए और इधर आपको क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा भी दिए। आई होप आपको ये वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आया होगा मेरे भाई। अगर थोड़ा सा भी डाउट होगा ना मेरे भाई, तो अगर आप हजारीबाग में हैं तो आके पूछ सकते हैं, और अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आप कमेंट कर देना, मेरे नंबर पे मैसेज कर देना, जहां पे आपको दिक्कत हुआ होगा हम आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखें, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है मेरे भाई, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है मेरे भाई कि कह रहा है यहाँ पे कि राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू फाइंड द सम ऑफ एनी 5 ऑड नंबर। ये सवाल पूछा हुआ है 2020 में, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। और ये सवाल में कहना ये है कि मेरे भाई 5 नंबर को आप एक्सेप्ट करवाओ, 5 नंबर को आपको लेना है और उसको जोड़ना है, और वो जो 5 नंबर होगा वो कैसा नंबर होगा, ऑड नंबर होगा, ठीक है। जो 2 से पूरा कटता नहीं है, 2 से भागा देने पर वो शेषफल उसका 0 नहीं आता है। तो क्वेश्चन बड़ा सा आसान है, बस थोड़ा समझना है, ठीक है। आइए समझते हैं। जब भी हम लोग C++ का प्रोग्राम बनाते हैं, जब भी हम लोग C++ का प्रोग्राम लिखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं भाई, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल लिख ले। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, हेडर फाइल लिख दिया। उसके बाद वॉइड मेन फंक्शन का नाम लिख दिया, ठीक है, मेन फंक्शन का नाम। उसके बाद इस फंक्शन का जो मेन ब्लॉक होता है उसको क्लोज कर दिया, ठीक है। क्लियर स्क्रीन जो ऑटो वाला डिस्प्ले को साफ करता है, इसीलिए मैंने क्लियर स्क्रीन लिख दिया। और यहाँ पे आई नाम करके एक वेरिएबल बनाया, एक नम नाम करके वेरिएबल बनाया, और सम नाम करके एक वेरिएबल बनाया जिसका स्टार्टिंग पॉइंट कितना रखा, 0। यहाँ सम नाम करके वेरिएबल मैंने इसलिए बनाया क्योंकि हम वैल्यू को आगे जाके जोड़ेंगे। नम नाम करके वेरिएबल मैंने इसलिए बनाया क्योंकि हम लोग को नंबर लेना है, ऑड नंबर लेना है। और आई नाम करके वेरिएबल मैंने इसलिए बनाया क्योंकि हम लोग आई का यूज हम लोग लूप के अंदर करने वाले हैं, इसलिए, ठीक है। पहले हम लोग सीआउट के अंदर क्या लिख दिए, इंटर एनी 5 ऑड नंबर। सबसे पहले आपको आउटपुट वाला डिस्प्ले में पहले आपको यही दिखेगा, क्या दिखेगा, ऐसे लिखेगा, इंटर एनी 5 ऑड नंबर, ठीक है। यहाँ पे मेरे भाई मैंने 2 कंडीशन लगा दिया है, ऑड का भी लगा दिया है, और यहाँ पे ऑड का लगा दिया है मैं, ठीक है, ऑड का लगा दिया है, और ऑड का लगा दिया है कंडीशन। और ऑड का कंडीशन क्या होता है यहाँ पे लिखा होगा, आप समझ जाइएगा थोड़ी देर में। अभी आप पहले आपको यहाँ पे ये देखिए कि सबसे पहले आपको आउटपुट वाला डिस्प्ले में आपको क्या दिखेगा, इंटर एनी 5 नंबर, इंटर एनी 5 ऑड नंबर, ये दिखेगा, ठीक है। अब 5 नंबर को इंटर करवाने के लिए मैंने यहाँ पे एक लूप यूज करा है, लूप का ब्लॉक यहाँ से मैंने ओपन करा है और यहाँ पे इसको क्लोज करा है। ये वाला ब्लॉक यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, ये वाला ब्लॉक यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, ठीक है। आइए समझते हैं, ठीक है, कैसे इसको समझना है, किस तरीके से समझना है वो सुनिए। आई का मान यहाँ स्टार्ट कितना किए, 1 से किए, ठीक है, 1 से स्टार्ट किए, 1 के बाद ये छोटा है बराबर है 5 से। कंडीशन सही है कि गलत है, कंडीशन यहाँ सही है ना, 1 छोटा है ना मेरे भाई 5 से, सही बात नीचे आएगा इस ब्लॉक के अंदर। सीन में नाम करके एक नंबर लेंगे, मान के चलिए हम पहला नंबर एक्सेप्ट करवाते हैं 3, पहला नंबर क्या एक्सेप्ट करवा दिए 3, ठीक है, 3 हम एक्सेप्ट करवा दिए, 3 दबा दिए। ईफ में कंडीशन चेक करेगा, 3 क्या भागा दिया जाएगा 2 से बराबर नहीं आता है क्या, 0 का, एकदम सही बात। इस ब्लॉक के अंदर जाएगा और इस वाले फॉर्मूला में पुट होगा। इस वाले फॉर्मूला में कैसे पुट होगा, सम इक्वल टू सम प्लस NUM। मेरे भाई यहाँ पे सम इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम का मान कितना दिया हुआ है बताइए, तो सम का मान दिया हुआ है 0, यहाँ पे देखिए 0, और यहाँ पे मैंने 0 पुट कर दिया, वही जो वैल्यू यहाँ दिया हुआ था, और प्लस लिखेंगे। उसके बाद
नंबर आप क्या पुट किए बताइए, नंबर में कौन सा नंबर लिए 3, ठीक है। तो अब सुनिए क्या होगा, ये नंबर को हम जोड़ेंगे तो सम में कितना चला जाएगा आपका मेरा भाई 3 चला जाएगा, यानी कि सम में यहाँ पे 0 से बढ़ के कितना हो चुका है 3 हो चुका है, ठीक है। अब क्या होगा, 3 का काम खत्म हो गया। फिर से बताइए ये वाला जो कंडीशन था वो गलत नहीं हुआ था ना मेरे भाई, कंडीशन गलत नहीं हुआ था, कंडीशन गलत नहीं हुआ था, तो ये फिर से वापस यहाँ चला जाएगा। अबर क्या होगा कि यहाँ पे लूप चलेगा एक से दूसरा। क्यों चलेगा दूसरा, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं आई का मान कितना था 1 चेक किया था कंडीशन तो नीचे आया था। अब ये आई प्लस प्लस क्या किया 1 को बढ़ा के 2 कर दिया, कितना कर दिया 2। जैसे 2 कर दिया इसके अंदर आएगा नम, अवर सीन में नंबर में हम कितना पुट कर देते हैं 5 पुट कर देते हैं, ठीक है। यानी कि अब अगला नंबर हम लिए 5, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई 5 लिए। जैसे 5 लिए यहाँ पे जाएगा ईफ के अंदर, क्या 5 को भागा दिया जाएगा 2 से, क्या बराबर बराबर नहीं आएगा 0 का, एकदम सही बात नीचे आएगा। और सम में क्या होगा, सम में क्या होगा, सम में यहाँ पे फिर से वापस नंबर उसी तरीके से जुड़ जाएगा। तो सम में कौन सा नंबर था अभी बताइए, सम में अभी क्या कौन सा नंबर था 3 था ना मेरे भाई, 3 प्लस नम में कौन सा नंबर आया अभी बताइए, तो नम में 5 लिए ना, 5 लिए 5 तो कितना होगा 5 और 3 कितना हो जाएगा 5 6 7 8 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सम में कितना आ चुका है मेरा भाई आपका 8 आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं मेरा भाई। फिर से कंडीशन यहाँ आ जाएगा, अगर यहाँ पे चेक करेगा 3 से, क्यों चेक करेगा क्योंकि आई प्लस प्लस बढ़ा करके वैल्यू 2 से 3 कर देगा, ठीक है। जैसे 3 करेगा नीचे आएगा कंडीशन जैसे सही होगा, जैसे कंडीशन सही होता है यहाँ पे वैसे नीचे आ जाता है। जैसे नीचे आएगा मेरे भाई, जैसे नीचे आएगा तो सीन में नंबर में अगर अगला नंबर लिया जाएगा, हम लोग 2 नंबर ले चुके हैं, अगर तीसरा नंबर लेंगे तो ऑड नंबर लेंगे, क्या लेंगे मेरे भाई 7 लेंगे, ठीक है 7 लेंगे। जैसे 7 लेंगे फिर से कंडीशन में चेक करेगा 7 किया जो मेरे भाई 7 को अगर भागा दिया जाता है 2 से बराबर नहीं आता, नॉट इक्वल टू क्या 0 आता है, सही बात है एकदम सही बात है, तो सही बात है। तो नीचे आएगा इस ब्लॉक के अंदर, और जैसे इस ब्लॉक के अंदर आएगा तो सम वाले फॉर्मूले पर फिर से पुट हो जाएगा। तो बताइए सम में अब कौन सा वैल्यू था 8 था, और नम में आप कौन सा वैल्यू लिए 7 लिए 7, ठीक है कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो 8 और 7 कितना हो जाएगा 7 दूना 14 हो जाएगा 15, ठीक है ना। यानी कि सम में आपका वैल्यू आ चुका है यहाँ पे 15, कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरा भाई, सम में यहाँ पे वैल्यू आ चुका है 15, ठीक है ना। अब देखिए आगे फिर से ये 3 बढ़ करके अब कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है 4 हो जाएगा, 4 का छोटा है 5 से एकदम सही नीचे आएगा इस ब्लॉक के अंदर। इस ब्लॉक के अंदर जैसे आएगा सीन के अंदर तो नम में अगर 7 को हटा करके अगर नया वैल्यू लेंगे हम लोग, 7 को हटा करके नया वैल्यू लेंगे, और नया वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 11, ठीक है 11 ले लेते हैं, ठीक है 11 ले लेंगे। जैसे हम 11 लेंगे बताइए यहाँ पे ईफ वाले कंडीशन में फिर से जाएगा 11 क्या बताइए आपका जो है 11 जो है भैया भागा दिया जाएगा 2 से, क्या नॉट इक्वल टू 0 आएगा, एकदम सही बात है नीचे आएगा इस ब्लॉक के अंदर। और यहाँ पे फिर से वही वाले फॉर्मूले पर पुट होगा सम इक्वल टू सम प्लस नम। तो अभी यहाँ पे मेरा कितना हो चुका है सम का मान 15 हो चुका है, 15 प्लस 11 कितना हो जाएगा मेरे भाई जोड़ लीजिए 15 16 हो जाएगा इधर, और 10 यानी कि 16 और 10 कितना हो जाएगा 26, यानी कि सम में कितना आ चुका है मेरा भाई 26, ठीक है। ठीक है 26, आइए समझते हैं आगे। 26 आ चुका है, फिर से कंडीशन आगे बढ़ेगा, जैसे फिर कंडीशन आगे बढ़ेगा यहाँ चेक करेगा 5 से, 5 का छोटा है 5 से नहीं बराबर है, सही बात नीचे आएगा। अबर नम में कौन सा नंबर लेंगे 11 अबर ले लेते हैं मेरे भाई यहाँ पे हम लोग 13, या फिर ले लेते हैं हम 17, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है 17 ले लेंगे, ठीक है 17 ले लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे भाई। ये आपका 11 ले लिया और 17 ले लिए, कितना नंबर हो गया मेरे भाई 5 नंबर। फिर से यहाँ पे कंडीशन जाएगा, कंडीशन क्या जाएगा इस वाले फॉर्मूले पर पुट होगा, इस वाले फॉर्मूले पर इसलिए पुट होगा क्योंकि यहाँ पे चेक करेगा नंबर को, जो आप 17 लिए हैं 17 क्या बताइए 17 को अगर भागा दीजिएगा 2 से नॉट इक्वल टू 0 आएगा, सही बात है। जैसे नीचे आएगा सम वाले फॉर्मूले पर फिर से पुट होगा, बताइए यहाँ पे सम में क्या पुट होगा मेरे भाई, सम में क्या कितना पुट होगा 26 प्लस नम में कितना लिए 17, तो 26 प्लस 17 जोड़ दीजिए, यहाँ पे 6 12 हो गया 13, मतलब 1 2 1 3 और 1 4 यानी 43 आ जाएगा, ठीक है 43 6 दूना 12 3 यहाँ पे होगा 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है 3 हाथ में 1 2 1 3 और 1 4 यानी 43 आएगा, ठीक है यानी 43 यहाँ पे आ चुका है।
43, ठीक ना। अब सम में कितना आ चुका है मेरा भाई 43, 43, ठीक ना। अब फिर से कंडीशन यहाँ आ जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, बताइए क्या यहाँ पे 5 जो है वो वैल्यू बढ़ करके 6 करेगा, 6 क्या बताइए आपका जो है वो छोटा है 5 से नहीं, बराबर है नहीं। जैसे कंडीशन गलत हो गई ब्लॉक से बाहर निकलेगा, इल्स में जाएगा, इल्स में सी आउट में क्या प्रिंट करेगा, नॉट ऑड नंबर। जैसे नॉट ऑड नंबर, जैसे नॉट ऑड नंबर प्रिंट करेगा तो आई माइनस घटा करके सीधा उसको बाहर निकाल देगा। जैसे कंडीशन सही है नहीं तो इल्स में जाएगा, कंडीशन ये भी सही नहीं, सीधा बाहर देगा, सीधा बाहर जाएगा तो यहाँ पे सम ऑफ 5 ऑड नंबर इज इक्वल टू सम, बताइए सम ऐसे दिखेगा आपको, सम ऑफ 5 नंबर 5 ऑड नंबर ऑड नंबर इज इक्वल टू सम में कौन सा वैल्यू आया बताइए 43, तो आपका 43 आ जाएगा। यानी कि आप 17, 11, 7, 5 और 3 लीजिएगा ऑड नंबर तो आपको जुड़ करके कितना मिलने वाला है, 43 मिलने वाला है। यही आपको क्वेश्चन में कह रहा था, प्रोग्राम भी बनाने बोल रहा था कि 5 ऑड नंबर लीजिए उसको जोड़ के दिखाइए, तो कंप्लीट प्रोग्राम यहाँ पे हम बता दिए, आपको समझा दिए, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई यहाँ पे। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कितना मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग बढ़ते हैं, दूसरा के बाद तीसरा की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे भाई यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है राइट इनलाइन फंक्शन, सॉरी व्हाट इज इनलाइन फंक्शन राइट इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। यानी कि क्या होता है मेरे भाई, क्या होता है इनलाइन फंक्शन, आगे बोलता है राइट करो यानी लिखो एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इसका एडवांटेज क्या होता है और डिसएडवांटेज क्या होता है, ये सवाल पूछा हुआ 2020 में, ठीक है। यानी कि क्या होता है इनलाइन फंक्शन और इसका एडवांटेज क्या और डिसएडवांटेज क्या, लिख लीजिए। तो देखिए क्या लिखता है, द फंक्शन दैट इज डिक्लेयर इनसाइड अ क्लास इज नॉन एज एन इनलाइन फंक्शन। यानी क्लास के अंदर जो फंक्शन डिक्लेयर किया रहता है, क्लास के अंदर जो फंक्शन लिखा रहता है उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इनलाइन फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। आगे बोलता है इट कैन आल्सो बी डिफाइंड आउटसाइड द क्लास बाय यूजिंग द कीवर्ड इनलाइन। कहता है कि मेरे भाई इट कैन आल्सो बी डिफाइंड, आप इसको डिफाइन भी कर सकते हो, लिख सकते हो आउटसाइड द क्लास यानी क्लास के बाहर, बाय यूजिंग द कीवर्ड इनलाइन। यानी अगर आप क्लास के बाहर भी आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप बाहर भी लिख सकते हैं, बट क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको एक इनलाइन कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। पहला क्या बोला कि वैसा फंक्शन या वह फंक्शन जो डिक्लेयर किया रहेगा इनसाइड अ क्लास के अंदर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनलाइन फंक्शन। आप इसको डिफाइन कर सकते हैं आउटसाइड द क्लास यानी क्लास के बाहर भी लिख सकते हैं, बस शर्त यह है कि आपको एक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा और वो कीवर्ड क्या होगा, इनलाइन कीवर्ड होगा, ठीक है। आगे क्या बोलता है, इनलाइन फंक्शन आर मेनली यूज्ड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ प्रोग्राम। इनलाइन फंक्शन जो है बाबू मेनली यूज किया था, प्रयोग किया था इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्रोग्राम का स्पीड को बढ़ाने के लिए, बिकॉज क्योंकि द कंपाइलर रिप्लेस द फंक्शन कॉल विथ द एक्चुअल कोड ऑफ द फंक्शन का जो एक्चुअल कोड रहता है, उसको क्या कर देता है मेरे भाई, आपका रिप्लेस कर देता है। इसीलिए ये इनलाइन फंक्शंस बहुत ही जल्दी काम करता है और इंक्रीज कर देता है, स्पीड को बढ़ा देता है प्रोग्राम का, ठीक है ना। आगे बोलता है इनलाइन फंक्शन ओनली यूज्ड फॉर अ स्मॉल प्रोग्राम और अ स्मॉल कोड्स बिकॉज दे कैन नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट लाइक स्विच, ब्रेक, कंटिन्यू, लूप्स। कहता है इनलाइन फंक्शन ओनली यूज किया था, प्रयोग किया था स्मॉल प्रोग्राम्स के लिए, छोटे प्रोग्राम्स के लिए, छोटे स्मॉल कोड्स के लिए, ठीक है। आगे बोलता है बिकॉज क्योंकि दे कैन नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट, क्योंकि मेरे भाई ये ना नहीं कंटेन कर पाता है कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट को, यानी जटिल प्रकार के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, जटिल प्रकार के जितने भी कोड्स होते हैं, यानी कठिन जो प्रोग्राम होते हैं उसको ये अपने अंदर नहीं एक्सेप्ट कर पाता है, नहीं रन कर पाता है। इसीलिए इसके अंदर जितने भी प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं छोटे लिखे जाते हैं और आपके छोटे कोड्स लिखे जाते हैं, स्विच,
ब्रेक, कंटिन्यू और लूप इसके अंदर काम नहीं कर पाता है, क्योंकि ये सब क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, जटिल होते हैं, इसीलिए ये सब काम नहीं करते हैं। ठीक है, आसान भाषा में समझिए तो इनलाइन फंक्शन को डिक्लेयर करना है क्लास के अंदर, तभी वो इनलाइन फंक्शन कहलाएगा। बाहर भी अगर आप डिक्लेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट आपको एक इनलाइन कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। इनलाइन फंक्शन मेनली यूज किया जाता है स्पीड को बढ़ाने के लिए, प्रोग्राम को स्पीड को बढ़ाने के लिए, बट जब हम लोग इसको यूज करते हैं तो कंपाइलर उस कोड को क्या करता है, रिप्लेस करके एक्चुअल कोड को बाहर निकाल देता है, इसीलिए जल्दी काम करता है। और आगे क्या बोलता है, इनलाइन फंक्शन जो है वो मेनली यूज किया जाता है स्मॉल प्रोग्राम के लिए, स्मॉल कोड्स के लिए, बिकॉज क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स जटिल प्रकार के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं इसको ये अपने अंदर एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, तो उसको रन नहीं कर पाता है। जैसे कि स्विच हो गया, उसके अलावा ब्रेक हो गया, कंटिन्यू हो गया या फिर लूप हो गया, कि ऐसा अलग अलग प्रोग्राम को ये अपने अंदर एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, आगे कुछ इसका एडवांटेज लिखा हुआ आप देख सकते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज कुछ लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन में बोला था वही चीज यहाँ पे लिख दिया गया। ठीक है, सबसे पहला एडवांटेज ऑफ इनलाइन फंक्शन, और इधर लिखा हुआ डिसएडवांटेज ऑफ इनलाइन फंक्शन। बोलता है यहाँ पे पहला इसका एडवांटेज बोलता है कि मेरे भाई इट एलिमिनेट्स फंक्शन कॉल ओवरहेड, मेकिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फास्टर। आगे दूसरा बोलता है इट इज यूजफुल फॉर अ स्मॉल एंड फ्रीक्वेंटली यूज्ड फंक्शंस। आगे बोलता है इट इम्प्रूव्स ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोग्राम। ठीक ना। डिसएडवांटेज में क्या बोलता है, इट increase the size of the program as the function code is copied at every call, सभी कॉल में कॉपी कर देता है। आगे बोलता है it is not suitable for large of complex functions। आगे बोलता है the compiler may ignore the inline requires even if the inline keyword is used। बात समझ में आ रहा है मेरे भाई। तो ये था इसका एडवांटेज और ये था इसका डिसएडवांटेज। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, सुनिएगा जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है मेरे भाई, जरा गौर से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है मेरे भाई, व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ डेटा हेडिंग एंड हाउ इज इट अचीव्ड यूज्ड क्लास एंड ऑब्जेक्ट। मेरा भाई कह रहा है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा हेडिंग, डेटा हेडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, एंड हाउ इज इट अचीव्ड यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट, और इसको क्लास एंड ऑब्जेक्ट के अंदर क्यों यूज किया जाता है। तो मेरा भाई कह रहा है डाटा हेडिंग इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। डाटा हेडिंग जो है मेरा भाई ये कॉन्सेप्ट होता है किसका, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। बोलता है इन विच द डाटा ऑफ अ क्लास इज kept safe by restricting direct access to it. The data is hidden from outside the class and can be accessed only through the member function of the class। क्लास के मेंबर फंक्शंस के द्वारा ही डाटा हेडिंग को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आगे बोलता है डाटा हेडिंग इज अचीव्ड बाय यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग वे। अलग अलग वे से। पहला क्या वे मेरे भाई, पहला माध्यम क्या है, डाटा मेंबर्स आर डिक्लेयर एज प्राइवेट इनसाइड द क्लास। क्लास के अंदर डिक्लेयर किया जाता है और प्राइवेट के अंदर। ठीक ना। आगे बोलता है पब्लिक मेंबर्स फंक्शंस आर यूज्ड टू एक्सेस एंड मॉडिफाई द प्राइवेट डेटास। आगे बोलता है ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास कैन एक्सेस ओनली द पब्लिक मेंबर्स नॉट द प्राइवेट डेटा डायरेक्टली। कहता है ऑब्जेक्ट जो भी होगा वो क्लास को एक्सेस कर सकता है ओनली द पब्लिक मेंबर्स को, नॉट द प्राइवेट डेटा डायरेक्टली। यानी प्राइवेट जितने भी प्रकार के अलग अलग प्रकार के डेटा मेंबर्स आप बनाएंगे प्राइवेट के अंदर, वो सारी चीज को एक्सेस नहीं कर पाता है, ओनली फॉर एक्सेस कर पाता है, किसको एक्सेस कर पाता है, पब्लिक वाला को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है मेरा भाई, आप देख सकते हैं, सब आपके सामने सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है मेरे भाई, सुनिएगा ध्यान से।
क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है मेरे भाई डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म, गिव एन एग्जांपल टू शो इट्स इंप्लीमेंटेशन इन C++। पॉलीमॉर्फिज्म को क्या करना है, सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना है और उसके क्या क्या एग्जांपल है उसको भी एक्सप्लेन कर देना है। और ये सवाल पूछा हुआ 2023 में और 2024 में, पहले भी ये शायद ये क्वेश्चन को हम समझा चुके हैं। देखिए तो सबसे पहले आंसर में बोलता है पॉलीमॉर्फिज्म इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ओओपी। ओओपी का ये इंपॉर्टेंट फीचर होता है, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये इंपॉर्टेंट फीचर होता है। आगे बोलता है इन C++ पॉलीमॉर्फिज्म इज implemented by according to C++ there are two types of polymorphism। polymorphism कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का। पहला नाम क्या है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और अगला नाम क्या है मेरे भाई, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। यानी दो प्रकार का आपका एग्जांपल होता है किसका, आपका पॉलीमॉर्फिज्म का। आइए समझते हैं पहले हम लोग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को, फिर समझेंगे हम लोग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे लिखा हुआ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलता है व्हेन द आर्गुमेंट्स आर्गुमेंट समझते हैं जैसे मान के चलिए कि IND इंडियन नाम करके एक फंक्शन बनाए जिसके अंदर हम लोग INT इंट ए लिख दिए और INT इंट बी लिख दिए, तो ये सभी को हम लोग आर्गुमेंट कहते हैं। तो बोलता है व्हेन द आर्गुमेंट ऑफ अ मेथड आर रिजॉल्व ड्यूरिंग कंपाइल टाइम इट इज कॉल्ड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। यानी जो भी आर्गुमेंट्स यूज किए जाएंगे प्रोग्राम के अंदर वो आर्गुमेंट रिजॉल्व होंगे ड्यूरिंग कंपाइल टाइम के दौरान में, उसी को क्या बोलते हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है बोलता है इट इज आल्सो नोन एज ईयरली बाइंडिंग, स्टैटिक बाइंडिंग एंड स्टैटिक लिंकिंग। इसे जाना भी आता है किसके नाम से, ईयरली बाइंडिंग, स्टैटिक बाइंडिंग एंड स्टैटिक लिंकिंग के नाम से। ठीक है एग्जांपल में फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक ना। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म किसको कहते हैं, सुनिएगा ध्यान से। बोलता है व्हेन अ मेथड या फंक्शन, जो भी मेथड्स या जो भी फंक्शंस होंगे ये रिजॉल्व होंगे एट रन टाइम इज नोन एज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। यानी कंपाइल टाइम आर्गुमेंट सॉल्व होगा, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहलाएगा। जो मेथड या जो फंक्शंस जो होगा रन टाइम में सॉल्व होगा, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहलाएगा। ठीक है आगे बोलता है इट इज आल्सो नोन एज लेट बाइंडिंग या डायनेमिक बाइंडिंग। यानी इसको हम लोग जानते हैं लेट बाइंडिंग के नाम से या डायनेमिक बाइंडिंग के भी नाम से जानते हैं। इसका एक एग्जांपल होता है फंक्शन ओवरलोडिंग। कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहां पे हम लोग कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये सवाल हम पहले भी बता चुके हैं, 5 नंबर सवाल में पूछा हुआ है। देख लीजिए, लिखता है राइट टू मेजर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। इसको हम लोग पैराडिगम के भी नाम से जानते हैं, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडिगम के भी नाम से जानते हैं। ठीक है नीचे हम आगे लिखे भी हैं और आगे पिछले वीडियो में शायद समझाए भी हैं। तो राइट टू मेजर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। तो देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में समझेंगे हम लोग, इसके बारे में, और उसके बाद हम लोग समझेंगे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडिगम के बारे में जो आगे हम लोग समझने वाले। ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बोलता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज नोन एज OOP। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम लोग कहते हैं OOP के नाम से जानते हैं। आगे बोलता है द C++ लैंग्वेज इज नोन एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। C++ लैंग्वेज को हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। आगे बोलता है द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी OOP सेपरेट द प्रोग्राम बाय द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। OOP का जितना भी प्रोग्राम होता है वो सेपरेट होता है किसके मदद से, ऑब्जेक्ट की मदद से। आगे बोलता है इन OOP द रीडिंग अप्रोच बॉटम टू अप। यानी C++ का जितना भी प्रोग्राम होगा, यानी OOP का जितना भी प्रोग्राम होगा, C++ का जितना प्रोग्राम होगा वो चेक होगा प्रोग्राम किधर से बाबू, नीचे से ऊपर की ओर, कोई दिक्कत नहीं। आगे द OOP इज कॉम्बिनेशन ऑफ PPP एंड OBP। ये दोनों कॉम्बिनेशन होता है किसका, PPP का मतलब होता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडिगम, ये वाला प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडिगम जिसको हम लोग C लैंग्वेज को कहते हैं। और यहाँ पे OBP ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग जिसको हम लोग Simplicity 7 को कहते हैं। ठीक है तो यहां तक हम लोग समझ गए इस चीज को। आगे हम बात करते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडिगम। ठीक है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग बोलिए या प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडिगम बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंफ्यूजन नहीं करना। ठीक है तो बोलता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडिगम इज नोन एज PPP। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडिगम को जाना जाता है PP के नाम से, POP के नाम से भी जाना जाता है इसको, यानी प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के भी नाम से जाना जाता है।
बोलता है द सी लैंग्वेज इज नॉन एज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म, यानी कि सी लैंग्वेज को प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के नाम से भी जाना जाता है इसको। आगे बोलता है द पीपीपी सेपरेट द प्रोग्राम बाय द हेल्प ऑफ फंक्शन, पीपी का जितना भी प्रोग्राम होता है सेपरेट होता है फंक्शन की मदद से। आगे बोलता है इन पीपीपी द रीडिंग अप्रोच अप टू बॉटम, यानी पीपी का जितना भी प्रोग्राम होगा, यानी सी लैंग्वेज का जितना भी प्रोग्राम होगा, ये सभी प्रोग्राम को चेक किया जाएगा अप से बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। आगे वाले बात करते हैं, ये क्वेश्चन पहले समझाया हुआ इसीलिए हम उसको ज्यादा समझा नहीं रहे हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन पहले समझाया हुआ इसीलिए ज्यादा समझा नहीं रहे हैं, ज्यादा दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ठीक है ना, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। फिर से वही सवाल आपके सामने आता है, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट क्लास बोलता है राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ रिसोर्ट क्लास, रिसोर्ट नाम करके बनाना है इन सी प्लस प्लस विद द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। मतलब यहाँ पे जा रहा है कि आपको एक प्रोग्राम लिखना है, एक प्रोग्राम क्रिएट करना है, एक प्रोग्राम बनाना है क्लास का, जिसके अंदर रिसोर्ट नाम का क्लास होना चाहिए और उस क्लास के अंदर अलग अलग प्रकार के डिस्क्रिप्शंस होंगे, अलग अलग प्रकार के फंक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पे देखिए प्राइवेट मेंबर्स के अंदर कुछ कुछ बातें लिखे हुए हैं, पब्लिक के अंदर कुछ कुछ चीजें लिखे हुए हैं, ठीक है। जहाँ पे देखिए प्राइवेट मेंबर के अंदर जितने भी चीजें लिखे हुए हैं, ये सभी चीजें जो होंगी भैया, ये सारी चीजें होंगी आपके वेरिएबल्स, और जिधर ये जो गेट इन्फो और डीप इन्फो नाम करके जो अलग अलग प्रकार के पब्लिक मेंबर के अंदर बनाया हुआ फंक्शन, ये दोनों फंक्शन से कुछ कुछ चीजें इंटर करवाना है और डीप इन्फो से आपको डिस्प्ले कराना है। नीचे हम हिंदी में इस चीज को शायद लिख भी दिए हैं, ठीक है। नीचे यहाँ पे शायद हिंदी में लिखा भी हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, बेहतरीन तरीके से इसको देखिएगा और बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा और बनाइएगा, ठीक है। अपने से बनाइएगा, बन जाएगा, आपसे एकदम पूरा भरोसा है बन जाएगा। और अगर नहीं बन पाएगा तो कमेंट कीजिएगा कि सर इसको वीडियो बना करके सेंड कर दीजिए अच्छे से, तो हम वीडियो बना करके सेंड कर देंगे, ठीक है। वैसे आप ये क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन स्क्रीनशॉट कर लीजिए, घर में ट्राई कीजिएगा, जहां दिक्कत होगा हम आपको बना करके सेंड कर देंगे, ठीक है। नीचे आंसर भी बनाया हुआ है, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा जल्दी जल्दी। यहाँ पे पहले डेटा मेंबर हम बना दिए पब्लिक के अंदर, इसके बाद यहाँ पे प्लॉट के अंदर कुछ कुछ काम कर दिए जो बोला था क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद यहाँ पे जो जो चीज़ें आपको गेट इनपुट से इनपुट करवाना था, इनपुट करने के लिए ले लिए। उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए डिस्प्ले करा दिए और सारे चीज़ों का मैंने यहाँ से कॉल भी कर दिया, ठीक है। यहाँ से कॉल कर दिया, तो जो जो बच्चे पीछे वाला प्रोग्राम देखे होंगे बढ़िया से, उनको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको एक बार समझिएगा, जहाँ दिक्कत होगा आप हमको जरूर बोलिएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन आपके सामने फिर से आता है, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट क्लास, किस क्लास का स्टूडेंट नाम का क्लास क्रिएट करना है, जिसमें इनिशियलाइज करना है डेटा मेंबर्स क्या क्या, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का रोल नंबर, मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट का, 4 सब्जेक्ट का। और आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है कंप्यूटर एवरेज मार्क्स यूजिंग सेपरेट मेंबर फंक्शन, अलग अलग प्रकार के मेंबर फंक्शन बनाना है, जिससे आपको क्या करना है कि उसको कॉल करके बुलाना है और एक बार आपको डिस्प्ले करा देना है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए, हम यहाँ पे अलग स्टूडेंट नाम का क्लास बनाए, इसके अंदर नेम लिए, रोल नंबर लिए, प्लॉट 3 गो अलग अलग सब्जेक्ट का नंबर ले लिए, M1 M2 और M3, मार्क्स यानी मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3। उसके बाद पब्लिक के अंदर गेट डेटा नाम करके एक फंक्शन बनाए, जिसके अंदर से हम लोग स्टूडेंट का नाम को इंटर करवाएं, रोल नंबर को इंटर करवाएं, उसके अलावा मार्क्स 3 सब्जेक्ट का मार्क्स को इंटर करवाएं, पहला दूसरा तीसरा। और इसके बाद क्या किया हम लोग, यहाँ पे प्लॉट एवरेज नाम करके एक फंक्शन बनाए, जिसके अंदर तीनों मार्क्स को जोड़ दिए और 3 से उसको डिवाइड कर दिए, ठीक है। डिस्प्ले के अंदर सारी चीज को डिस्प्ले करा दिए और मेन फंक्शन को बुला करके यहाँ से हम लोग एक बार गेट डेटा को कॉल किए और एक बार डिस्प्ले डेटा को कॉल किए, ठीक है। जो बच्चे सबसे शुरुआत वाला वीडियो देखे होंगे, सबसे शुरुआत वाला बढ़िया से देखे होंगे प्रोग्राम को, वो सारी चीजें समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे होंगे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको समझिएगा घर में, जहां दिक्कत होगा बताइएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसीलिए भाई वो हम अब आपको नहीं बता सकते। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर में बनाइए, जहां दिक्कत होगा अब हमको जरूर पूछिएगा, ठीक है। क्योंकि हम ये क्वेश्चन इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि ऊपर हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को समझा चुके हैं, ठीक है। तो यहां तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर नंबर 2 का सारा लॉन्ग क्वेश्चन 2014 से लेकर के 2025 तक का। आज का क्लास यही समाप्त होता है, थोड़ा थक भी गए हैं, आज का क्लास यही समाप्त होता है, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है भाई। तो गुड लक
स्टूडेंट को, सभी स्टूडेंट को। तो आज का क्लास यही समाप्त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 को लेकर के। ठीक है, धन्यवाद।